क्या आप जानते हैं अगाथा क्रिस्टी का सबसे फेवरेट जहर कौन सा था? साइनाइड। और इसी साइनाइड के ऊपर बेस्ड है उनकी ये कहानी जो आज से हम शुरू कर रहे हैं। कहानी का नाम है स्पार्कलिंग साइनाइड। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। और हाँ, ये पॉयरो सीरीज का नॉवल नहीं है, इसलिए पॉयरो की वेट मत कीजिएगा। लेकिन पॉयरो के ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये कहानी बाकी कहानियों से किसी भी तरह से कम है। अगाथा तो आखिर अगाथा ही है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी स्पार्कलिंग साइनाइड। इसे 3 भागों में बांटा गया है और हर भाग में कुछ अध्याय हैं। तो शुरू करते हैं भाग 1 का अध्याय 1। 6 लोग रोजमेरी बार्टन के बारे में सोच रहे थे, जिसकी करीब 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। अध्याय 1। आइरिस मार्ले। भाग 1। आइरिस मार्ले अपनी बहन रोजमेरी के बारे में सोच रही थी। करीब 1 साल से वो उसके ख्यालों को जानबूझकर परे धकेलती रही थी। असल में वो याद करना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ बहुत ही तकलीफदेह था, बड़ा ही भयानक। साइनाइड से नीला पड़ा हुआ उसका चेहरा, ऐंठी हुई उंगलियां कुछ पकड़ने की कोशिश करती हुई। उस रोजमेरी और 1 दिन पहले वाली जिंदा दिल खूबसूरत रोजमेरी में कितना अंतर था। हालांकि ये ठीक है कि उसे फ्लू हो गया था और वो पहले जैसी जिंदा दिल नहीं थी। वो उदास थी, कमजोर थी, लेकिन उसकी यूं मौत हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तहकीकात के समय ये सारी बातें उभर कर सामने आई थीं। आइरिस ने ही इस पर जोर डाला था। वो सब कुछ रोजमेरी की खुदकुशी पर रोशनी डालने वाली बातें थीं। जब एक बार तहकीकात खत्म हो गई तो आइरिस ने पूरी बात को दिल से निकाल देना चाहा था। याद करने से आखिर फायदा भी क्या था? लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब याद करना होगा, अतीत के बारे में सोचना होगा, पूरे ध्यान से हर एक छोटी मोटी महत्वहीन लगने वाली घटना को भी याद करना होगा। पिछली रात जॉर्ज के साथ हुई उसकी बातचीत ने ये सब याद करना जरूरी कर दिया था। सब कुछ कितना अचानक था, कितना डरावना। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना अचानक था? क्या पहले से ही उसके संकेत नजर नहीं आने लगे थे? जॉर्ज का खोए खोए रहना, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें, और फिर उसका उसे स्टडी में बुलाना और मेज की दराज में से वो चिट्ठियां निकालना। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब याद करने के लिए रोजमेरी के बारे में सोचना ही होगा। आइरिस को अचानक एक धक्का सा लगा, इस एहसास से कि जिंदगी में ये पहली बार हुआ था कि वो रोजमेरी के बारे में सोच रही थी। यानी पहली बार एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में उसके बारे में सोच रही थी। आइरिस अपने मन को पीछे की तरफ ले गई, जब वो और रोजमेरी बच्चे हुआ करते थे। रोजमेरी आइरिस से 6 साल बड़ी थी। भाग 2। आइरिस को अतीत की झलकियां दिखाई दी, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें। वो खुद एक छोटी सी बच्ची दूध और ब्रेड खाती हुई, और रोजमेरी शानदार और खूबसूरत 2 चोटियां बनाए एक मेज पर पढ़ाई करती हुई। गर्मियों के मौसम में समुंदर का किनारा। आइरिस को रोजमेरी से जलन थी, क्योंकि वो बड़ी थी और स्विमिंग करने जा सकती थी। रोजमेरी का बोर्डिंग स्कूल जाना, छुट्टियों में घर आना, फिर उसका खुद स्कूल जाना, और रोजमेरी का पेरिस के एक खास स्कूल में जाना। स्कूली लड़की रोजमेरी एकदम बेढंगी सी थी, लेकिन पेरिस के स्कूल से आने के बाद वो एक नई ही रोजमेरी बन गई थी। एकदम शिष्ट, मुलायम आवाज, लहराते हुए बदन, सुनहरे बाल और स्याह कोरों वाली मोटी मोटी गहरी नीली आंखों वाली रोजमेरी, बेचैन कर देने वाली एक खूबसूरत और जवान लड़की। उसके बाद से दोनों एक दूसरे से कम ही मिलती थीं। 6 साल का अंतर काफी बड़ा हो गया था। आइरिस अभी स्कूल में ही थी और रोजमेरी पार्टियों के मौसम में झूम रही थी। उसकी जिंदगी में बस यही सब कुछ था। सुबह देर तक सोना, फिर अपने ही जैसी दूसरी लड़कियों के साथ लंच, और सप्ताह में अधिकतर शामों में डांस के लिए जाना। आइरिस अपनी टीचर के साथ पढ़ने के कमरे में रहती, बगीचे में घूमने जाती, 9 बजे रात का खाना खाती और 10 बजे सोने चली जाती। दोनों बहनों के बीच बस सीमित सी ही बोलचाल होती थी। फिर उसके बाद हुई रोजमेरी की सगाई जॉर्ज बार्टन के साथ। शादी की उत्तेजना, ढेर सारी शॉपिंग, ढेरों पार्सल, दुल्हन की सहेलियों के कपड़े वगैरह। फिर रोजमेरी के पीछे पीछे चर्च के गलियारे में चलना और लोगों की खुसर पुसर सुनना कि कितनी सुंदर दुल्हन है। रोजमेरी ने जॉर्ज से शादी क्यों की थी? उस वक्त भी आइरिस इस बात पर थोड़ी हैरान थी। कितने ही आकर्षक नौजवान रोजमेरी को फोन किया करते थे,
उसे बाहर भी ले जाते थे। लेकिन फिर उसने जॉर्ज बार्टन को ही क्यों चुना? वो उससे 15 साल बड़ा था, रहमदिल था, अच्छा था, लेकिन एकदम नीरस था। जॉर्ज काफी अमीर भी था, लेकिन शादी के पीछे पैसा कारण नहीं था। रोजमेरी के पास तो अपनी खुद की दौलत थी, बहुत सारी दौलत। ये दौलत अंकल पॉल की थी, अंकल पॉल की दौलत। आयरिस ने सावधानी से अपना मन टटोला, ये जानने के लिए कि उसे अब कितना पता था और उस वक्त कितना पता था। जैसे उदाहरण के लिए अंकल पॉल, वो हमेशा से जानती थी कि वो हकीकत में उनके अंकल थे ही नहीं। पॉल बेनेट को उनकी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन माँ ने किसी दूसरे कम पैसे वाले आदमी को चाहा। पॉल बेनेट ने अपनी इस हार को बहुत ही रोमांटिक अंदाज में लिया। वो परिवार का मित्र बना रहा और उसने निष्काम प्रेम का रवैया अपना लिया। वो अंकल पॉल बन गया। परिवार के पहले बच्चे रोजमेरी का गॉडफादर बन गया। जब उसका देहांत हुआ तो पता चला कि उसने अपनी सारी धन दौलत रोजमेरी के नाम कर दी थी, जो उस समय 13 साल की थी। तो अब अपनी खूबसूरती के साथ साथ रोजमेरी पॉल की वारिस भी थी। फिर भी उसने उस नीरस से, जॉर्ज से शादी कर ली थी। लेकिन क्यों? आयरिस को उस समय भी हैरानी हुई थी और अब भी वो इस बात पर हैरान थी। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि रोजमेरी को कभी भी उस आदमी से प्रेम था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो उसके साथ काफी खुश लगती थी और उसे पसंद भी करती थी, यकीनन पसंद करती थी। आयरिस को ये सब बातें समझने के लिए कई मौके मिले थे, क्योंकि उनकी शादी के 1 साल बाद ही उन दोनों की माँ, सुंदर और नाजुक वोयला की मौत हो गई थी और 17 साल की आयरिस अपनी बहन रोजमेरी बार्टन और उसके पति के साथ रहने के लिए आ गई थी। एक 17 साल की लड़की। आयरिस अपनी ही इमेज के बारे में सोचने लगी। उस समय वो कैसी थी, क्या महसूस करती थी, क्या सोचती थी और क्या देखती थी। वो इस नतीजे पर पहुंची कि छोटी उम्र की आयरिस मार्ले का विकास धीरे धीरे हो रहा था। वो लापरवाह थी, हर चीज को जैसी की तैसी मान लेती थी। उदाहरण के लिए, क्या उसने कभी अपनी माँ का शुरू में सिर्फ रोजमेरी में ही तल्लीन रहने का बुरा माना? बिल्कुल भी नहीं। उसने बिना किसी हिचक के मान लिया था कि रोजमेरी में कुछ खास बात थी। उसकी माँ हमेशा अपनी बड़ी बेटी के बारे में ही सोचती थी, लेकिन आयरिस को लगता था कि किसी दिन आयरिस की भी बारी आएगी। वोयला मार्ले कुछ अलग थलग रहने वाली ही माँ थी। अधिकतर अपनी ही सेहत को लेकर फिक्रमंद रहती थी, बच्चों को नर्स, गवर्नेस और स्कूल को सौंपकर। लेकिन जब भी वो कुछ पलों के लिए अपने बच्चों के सामने आती तो उसका व्यवहार काफी मोहक होता था। आयरिस जब 5 साल की थी तब हेक्टर मार्ले का देहांत हो गया था। ये बात कि वो बहुत ज्यादा पीता था इस तरह से उसके मन में बैठी हुई थी कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि ये बात उसके दिमाग में आई कहाँ से थी। 17 साल की आयरिस मार्ले को जिंदगी जैसे भी मिली उसने उसे वैसे स्वीकार कर लिया। उसने अपनी माँ की मौत पर शोक मनाया, काले कपड़े पहने और फिर एल्वेस्टन स्क्वायर में अपनी बहन और उसके पति के साथ रहने चली आई। कभी कभी वो घर बहुत ही बोरिंग हो जाता था। आयरिस अगले साल तक औपचारिक रूप से सोसाइटी में नहीं आने वाली थी। इस बीच वो हफ्ते में 3 बार फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखती और साथ ही होम साइंस भी सीखने लगी थी। कई बार ऐसा होता था कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था और बात करने के लिए भी कोई नहीं। जॉर्ज अच्छा था, स्नेह करने वाला और भाई जैसा। उसका व्यवहार आयरिस के प्रति कभी नहीं बदला, वो अभी भी वैसा ही था। और रोजमेरी? आयरिस रोजमेरी से कम ही मिलती थी। वो काफी समय बाहर ही रहा करती थी, दर्जी, कॉकटेल पार्टियां, ताश के पत्ते, इन्हीं सब में बिजी। दोनों बहनों के बीच में बहुत ही कम नजदीकियां रही थीं। लेकिन अब उसे सोचना होगा और सब कुछ याद करना होगा, क्योंकि ये सब बातें काफी महत्वपूर्ण हो सकती थीं। भाग 3। बेशक रोजमेरी काफी खुश लगती थी उस दिन तक, वो सब होने से 1 हफ्ता पहले। आयरिस उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। वो अचानक रोजमेरी की बैठक में दाखिल हुई थी और फिर अचानक रुक गई थी। सामने जो भी दिखा उसने उसे चौंका दिया था। रोजमेरी मेज के पास बैठी हुई थी और उसका सिर उसकी फैली बाहों पर टिका था। वो सिसकते हुए जोर जोर से रो रही थी। आयरिस ने इससे पहले कभी रोजमेरी को रोते हुए नहीं देखा था। उसके इस बुरी तरह से रोने से वो डर गई थी। ये बात सही थी कि रोजमेरी को बहुत ही बुरा फ्लू हो गया था और वो 1-2 दिन पहले ही ठीक हुई थी। और ये बात सब जानते हैं कि फ्लू आपके अंदर एक डिप्रेशन पैदा कर देता है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी तरह से रोने की शायद कोई बात नहीं थी। आयरिस बच्चों की तरह चिल्लाई थी, रोजमेरी तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो?
रोजमेरी सीधी होकर बैठ गई और उसने बिगड़ गए चेहरे से अपने बाल पीछे को हटाए। फिर अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे इस तरह से मत देखो। फिर वो उठकर अपनी बहन के पास से गुजरती हुई कमरे से बाहर भाग गई। हैरान परेशान आइरिस कमरे में आगे टेबल तक गई। वहां उसने एक कागज देखा जिस पर उसकी बहन की लिखावट थी और उसमें आइरिस का नाम भी लिखा हुआ था। तो क्या रोजमेरी उसे खत लिख रही थी? आइरिस ने और नजदीक जाकर देखा। कागज पर लिखा था, प्यारी आइरिस, वसीयत बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा पैसा हर हालत में तुम्हें ही मिलने वाला है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ खास चीज़ें कुछ खास लोगों को दी जाएं। जॉर्ज को वो गहने जो उसने मुझे दिए, और इनामल की वो छोटी सी संदूकची जो हमने सगाई होने पर एक साथ खरीदी थी, और ग्लोरिया को मेरा प्लैटिनम वाला सिगरेट केस, मैसी को चीनी मिट्टी से बना घोड़ा जो उसे हमेशा से पसंद है। इसके बाद लिखना बंद हो गया था क्योंकि रोजमेरी ने बेकाबू होकर कलम को फेंक दिया था। आइरिस पत्थर का बुत बनी देखती रह गई। इन सारी बातों का क्या मतलब था? रोजमेरी मरने वाली तो नहीं थी। ये बात ठीक है कि वो इन्फ्लुएंजा के कारण काफी बीमार हो गई थी, लेकिन अब तो वो ठीक हो चुकी थी। वैसे भी लोग फ्लू से नहीं मरते, हाँ कभी कभी मरते भी हैं, लेकिन रोजमेरी तो नहीं मरी थी। वो अब एकदम ठीक थी, बस थोड़ी कमजोर थी। रोजमेरी ने चिट्ठी को दोबारा से पढ़ा और इस बार एक लाइन उसे साफ साफ दिखाई दी, चौंकाने वाली, मेरा पैसा हर हाल में तुम्हें ही मिलने वाला है। ये पहली सूचना थी जो आइरिस को पॉल बेनेट की वसीयत की शर्तों के बारे में मिली थी। वो बचपन से ही जानती थी कि रोजमेरी को अंकल पॉल का पैसा मिला था और रोजमेरी उससे काफी अमीर हो गई थी और उसके मुकाबले में आइरिस खुद गरीब थी। लेकिन इससे पहले उसने कभी ये नहीं सोचा था कि रोजमेरी की मौत के बाद उस पैसे का क्या होगा। अगर उससे पूछा जाता तो वो जवाब देती कि वो पैसा रोजमेरी के पति जॉर्ज को मिलेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहती कि ये सोचना कि रोजमेरी जॉर्ज से पहले मर जाएगी बेवकूफ़ी थी। लेकिन यहाँ इस चिट्ठी में यही लिखा हुआ था, रोजमेरी के अपने हाथ से, रोजमेरी की मौत पर पैसा आइरिस को मिलेगा। हालांकि ये बात कानूनी तो नहीं थी, क्योंकि पैसा तो पति या पत्नी को ही मिलता है, बहन को नहीं। सिर्फ उस कंडीशन के अलावा जब पॉल बेनेट ने ही अपनी वसीयत में ऐसा ना लिखा हो। तो इसके पीछे जरूर यही कारण होगा। अंकल पॉल ने ही कहा होगा कि अगर रोजमेरी की मौत हो जाती है तो पैसा आइरिस को मिलेगा। ऐसे में यूं होना कम अनुचित होगा। अनुचित? और अपने मन में ये ख्याल आते ही आइरिस हैरान हो गई। तो क्या वो ये सोचती रही थी कि रोजमेरी को अंकल पॉल का सारा पैसा मिलना अनुचित था? उसे लगा कि भीतर कहीं मन की गहराइयों में वो जरूर यही महसूस करती रही होगी। ये बात अनुचित थी। वो बहनें थीं, आइरिस और रोजमेरी, दोनों ही अपनी माँ की बच्चियां थीं। तो फिर अंकल पॉल ने सारा पैसा रोजमेरी को ही क्यों दिया? रोजमेरी को हमेशा ही सब कुछ मिलता था, पार्टियां, नए फ्रॉक, प्रेमी और एक बहुत प्यार करने वाला पति। आज तक रोजमेरी के साथ अगर कोई अप्रिय बात हुई थी तो वो था फ्लू का वो अटैक, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चला था। आइरिस डेस्क के पास आकर रुक गई। फिर उसने वो कागज उठाया, उसको तह किया और डेस्क की एक दराज में रख दिया। कागज का ये टुकड़ा जन्मदिन की उस कमबख्त पार्टी के बाद मिला था, और अगर सबूत की जरूरत थी तो ये एक अतिरिक्त सबूत था कि रोजमेरी बहुत ही उदास और नाखुश थी और शायद उस वक्त भी खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। ये इन्फ्लुएंजा के बाद का घोर डिप्रेशन था। तहकीकात के समय यही कारण सामने लाया गया था, जिसे साबित करने में आइरिस की गवाही ने मदद की थी। शायद ये कारण पर्याप्त नहीं था, लेकिन उस समय सिर्फ यही एक कारण मौजूद था और इसीलिए लोगों ने उसे मान भी लिया था। उस साल काफी बुरी किस्म का इन्फ्लुएंजा फैला था, लेकिन अब अटारी में खड़ी उस घटना को याद करती हुई आइरिस हैरान थी कि वो इतनी नासमझ कैसे हो सकती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही होता रहा होगा, लेकिन उसने ना कुछ देखा था और ना ही किसी बात पर गौर किया था। उसका मन एक ही छलांग में वापस जन्मदिन की पार्टी पर होने वाली उस बुरी घटना की तरफ चला गया। लेकिन अब उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वो बात बीत चुकी थी। अब तो सीधे अटारी में पड़े संदूक वाली घटना के बारे में सोचने की जरूरत थी। भाग 4। रोजमेरी की मौत के करीब 6 महीने बाद की बात है। आइरिस एल्वेस्टन स्क्वायर वाले घर में ही रह रही थी। अंतिम संस्कार के बाद मार्ले परिवार का वकील आइरिस से मिलने आया।
उसने साफ गोई से बताया कि पॉल बेनेट की वसीयत के अनुसार उसकी संपत्ति रोजमेरी को मिली थी और उसकी मौत के बाद उसके बच्चों को मिलनी थी, और रोजमेरी के संतानहीन मरने की सूरत में पूरी जायदाद आयरिस को मिलनी थी, उसके 21 साल के होते ही या फिर उसकी शादी के समय। इस बीच उसे सबसे पहले अपने रहने की जगह तय करनी थी। जॉर्ज बार्टन ने उत्सुकता दिखाई थी कि वो उसी के साथ रहे, और ये भी सुझाव दिया था कि आयरिस के पिता की बहन, जो अपने बेटे की लगातार पैसे की मांगों के कारण तंगहाली की हालत में थी, उनके साथ आकर रहे और आयरिस की सेफ्टी का ध्यान रखे। क्या आयरिस को ये बात मंजूर थी? आयरिस इसके लिए राजी थी। उसे ल्यूसिला आंटी अच्छी तरह से याद थी, बड़ी ही मिलनसार और स्नेह वाली, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी, और वो एकदम किसी भेड़ जैसी सीधी और सरल थी। तो मामला निबट गया था। जॉर्ज बार्टन अपनी पत्नी की बहन के साथ रहने पर काफी खुश था और उसके साथ ऐसे बर्ताव करता था मानो वो उसी की छोटी बहन हो। मिसेस ड्रेक ज्यादा मिलनसार और हंसमुख तो नहीं थी, लेकिन आयरिस की कही हर बात पूरी करती थी और घर बार शांति से चलने लगा था। करीब 6 महीने बाद आयरिस ने अटारी में से एक रहस्य खोज निकाला था। एल्विंस्टन हाउस में अटारियों को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जाता था, बेकार का फर्नीचर, संदूक या बक्से वगैरह रखने के लिए। एक दिन आयरिस अपने प्यारे लाल स्वेटर को ढूंढने के लिए अटारी में गई। वहां उसे कई भूली बिसरी चीजें नजर आईं। सुरमई रंग का कोट और स्कर्ट, जुराबों का ढेर, स्कीइंग का सामान और 1-2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। उस वक्त रोजमेरी का एक ड्रेसिंग गाउन उसके हाथ लगा, जो रोजमेरी की बाकी चीजों के साथ दे दिए जाने से बच गया था। वो कुछ मर्दाना सा किस्म का था, चित्तीदार रेशम का, बड़ी बड़ी जेबों वाला। आयरिस ने उसे झाड़ा और फिर तह करके वापस बक्से में रख दिया। तभी गाउन की एक जेब में उसके हाथ में कुछ चरचराया। उसने हाथ अंदर डाला और एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। ये रोजमेरी की लिखावट में था। आयरिस उसे सीधा करके पढ़ने लगी। लेपर्ड डार्लिंग, तुम ऐसा नहीं कह सकते। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के हैं। हम यूं ही अलविदा कहकर जिंदगी में अपने अपने रास्ते नहीं जा सकते। तुम जानते हो ये नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन। तुम और मैं एक दूसरे के हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं दकियानूसी औरत नहीं हूँ। लोग जो भी कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे लिए प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और खुश रहेंगे। मैं तुम्हें खुश रखूंगी। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे बिना जिंदगी तुम्हारे लिए राख और मिट्टी जैसी है। क्या तुम्हें याद है लेपर्ड डार्लिंग? और तुम आराम से ये लिख रहे हो कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए, कि मेरे लिए यही अच्छा है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे जॉर्ज के लिए बुरा लगता है। वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन वो समझ जाएगा। वो मुझे मेरी आज़ादी ज़रूर देना चाहेगा। अगर आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते तो आपका एक साथ रहना ठीक नहीं होता। ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया था डार्लिंग, मैं जानती हूँ। हम बहुत बहुत खुश रहेंगे, लेकिन हमें हिम्मत दिखानी होगी। जॉर्ज को मैं खुद बताऊंगी। मैं इस सारे मामले में ईमानदार रहना चाहती हूँ, लेकिन अपने जन्मदिन से पहले नहीं। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है लेपर्ड डार्लिंग, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, बिल्कुल नहीं जी सकती। मेरा ये सब लिखना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। 2 लाइनें ही काफ़ी रहती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। ओह डार्लिंग। और इसके बाद खत अचानक से खत्म हो गया। आयरिस बिना हिले डुले खड़ी रही, खत पर नजरें जमाए। तो इसका मतलब ये था कि रोजमेरी का कोई प्रेमी था जिसे वो ऐसे खत लिखा करती थी, और उसने उसके साथ भाग जाने की योजना भी बनाई थी। तो फिर बाद में क्या हुआ था? रोजमेरी ने ये खत आखिर भेजा तो नहीं था, तो उसने कैसा खत भेजा था? रोजमेरी और उस अनजान आदमी के बीच आखिर क्या तय हुआ था? और ऊपर से ये नाम लेपर्ड। प्रेम में लोग कैसी कैसी अजीब सी कल्पनाएं कर लेते हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात थी ये। लेपर्ड, बताओ तो भला। और ये शख्स आखिर था कौन? क्या वो भी रोजमेरी से उतना ही प्यार करता था जितना रोजमेरी उससे करती थी? लेकिन रोजमेरी के खत के मुताबिक उस आदमी ने सब कुछ खत्म करने के लिए कहा था। तो क्या वो सिर्फ सावधानी बरतना चाहता था, क्योंकि पुरुष इस तरह की बातें अपनी इज्जत बचाने के लिए किया करते हैं? या फिर क्या इसका ये मतलब था कि वो जो कोई भी था इस सब से बोर हो चुका था? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आयरिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आदमी रोजमेरी से रिश्ता तोड़ने को उत्सुक था।
लेकिन रोजमेरी दूसरी तरह से सोचती थी। वो लोगों की परवाह नहीं करती थी और ऊपर से पक्के इरादों वाली थी। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आयरिस को इस सब के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो हमेशा यही मानकर चलती थी कि रोजमेरी अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट थी। लेकिन वो आदमी था कौन? काफी सोचने पर आयरिस की कल्पना में 2 नाम उभरे। ये यकीनन उन्हीं में से कोई एक रहा होगा। एक तो था स्टीफन फैराडे और दूसरा था एंथनी ब्राउन। स्टीफन फैराडे एक अकड़ू चमक दमक वाला नौजवान था, हालांकि उतना जवान भी नहीं था। तेज दिमाग वाला था, एक उभरता हुआ राजनेता। आने वाले दिनों में उसके अंडर सेक्रेटरी बन जाने की संभावना थी और शायद होने वाला प्रधानमंत्री भी वो हो सकता था। तो क्या रोजमेरी को इसी बात ने उसकी तरफ आकर्षित किया था? क्योंकि स्वभाव से वो एकदम ठंडा और अपने आप में ही लिप्त रहने वाला आदमी था। लोग कहते थे कि उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी और उसने अपने प्रभावशाली परिवार के खिलाफ जाकर उसके साथ शादी की थी। एंथनी ब्राउन जो था वो रोजमेरी का गुलाम था, हर वक्त उसके लिए हाजिर रहता था। उसका सांवला और आकर्षक चेहरा हर वक्त एक खुशदिल लाचारी का भाव लिए रहता था। वो खुलेआम अपना प्यार जताता था और वो घूमता भी बहुत था। वो अर्जेंटीना, युगांडा, कनाडा और अमेरिका की बातें किया करता था। आयरिस का ख्याल था कि वो या तो अमेरिकन था या फिर कनाडा से था, हालांकि उसका बोलने का एक्सेंट वैसा बिल्कुल नहीं था। और एक बहुत ही अजीब बात ये थी कि रोजमेरी की मौत के बाद वो अचानक ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सिर से सींग। उसके बाद किसी ने भी उसे नहीं देखा था। आयरिस थोड़ी देर उस खत को अपने हाथ में पकड़े सोचती रही। फिर वो उसे नीचे ले गई और उसे अपने गहनों के बक्से में बंद करके रख दिया। हो सकता था कि किसी दिन ये साबित करने के लिए वो खत काम आए कि रोजमेरी ने आखिर अपनी जान क्यों ली थी। भाग 5। पिछले कई दिनों से जॉर्ज बार्टन का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा होता जा रहा था। आयरिस सारे पुराने एहसासों को इस वक्त याद कर रही थी। रोजमेरी की मौत नवंबर में हुई थी। अगली मई में ल्यूसिला ड्रेक की देखभाल में आयरिस ने अपना एक तरुणी का सामाजिक जीवन शुरू कर दिया था। वो लंच, शाम की चाय और डांस पार्टियों में जाने लगी थी। हालांकि उसे इनमें मज़ा नहीं आता था। वो बेजान और असंतुष्ट सा महसूस करती थी। जून के आखिर में ऐसे ही एक बोरिंग से डांस के बीच उसने अपने पीछे से आती एक आवाज़ को सुना था। तुम आयरिस मार्ले हो ना? उसने पीछे मुड़कर देखा था और पाया था कि ये शब्द बोलने वाला था एंथनी। उसने कहा, मैं ये उम्मीद तो नहीं करता कि तुम्हें मैं याद होऊंगा, लेकिन आयरिस ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे तुम याद हो, अच्छी तरह से, रोजमेरी के बर्थडे की पार्टी के बाद से। और फिर वो बोलते बोलते रुक गई थी। उसके होठ कांपने लगे थे और आंखें निराशा से फैल गई थीं। एंथनी ब्राउन ने तुरंत कहा, माफ़ करना, मैंने तुम्हें उस बुरे दिन की याद दिला दी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि उन बातों को याद करके तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। क्या उस बात से अपना ध्यान हटाने के लिए मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? आयरिस ने हाँ में सिर हिला दिया और डांस फ्लोर पर आ गई। उसके साथ डांस करते हुए एक तेज टीस उसे चीर गई। ये आदमी रोजमेरी का दोस्त था। क्या वो खत इसी आदमी को लिखा गया था? बिल्ली जैसे जिस आकर्षक तरीके से वो नाच रहा था, वो उसको दिए गए उपनाम लेपर्ड को वाकई सार्थक कर रहा था। तो क्या वो और रोजमेरी एक दूसरे को चाहते थे? आयरिस ने तेजी से कहा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। ओह, तो अब वापस क्यों आए हो? वो मुस्कुराया और बोला, शायद तुमसे मिलने के लिए आयरिस। पता नहीं उसकी उस मुस्कुराहट में क्या था कि आयरिस उसकी तरफ खींचती ही चली गई और तब से एंथनी उसके जीवन का एक हिस्सा ही बन गया। वो उसे हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर मिलती थी। पार्क में, डांस पार्टियों में, सब जगह। सिर्फ एक जगह थी जहां वो कभी नहीं आता था, एल्वेंस्टन स्क्वायर वाले घर में। वहां आने के निमंत्रण को वो इतनी होशियारी से टाल देता था या नामंजूर कर देता था कि आयरिस को ये बात समझने में कुछ समय लग गया। और जब उसकी समझ में आया तो वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। क्या इसलिए कि वो खत वाला आदमी एंथनी ही था? और फिर एक दिन उसे हैरान करते हुए जॉर्ज ने उसके साथ एंथनी के बारे में बात की। जॉर्ज ने सवाल किया, ये आदमी एंथनी ब्राउन कौन है जिसके साथ तुम आजकल घूमती फिरती हो? तुम उसके बारे में क्या जानती हो? क्या जानती हूँ? वो रोजमेरी का दोस्त था। हाँ, दोस्त तो था आयरिस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसके बारे में ज्यादा जानती थी। मेरी तुम्हें एक सलाह है आयरिस,
तुम्हें इस आदमी के प्रति चौकस रहना चाहिए। तुम एक पैसे वाली लड़की हो। आयरिस ने गुस्से से कहा, एंथनी के खुद के पास बहुत पैसा है। तुम्हें पता है, जब भी वो लंदन आता है तो क्लैरिजिस में रुकता है। जॉर्ज बार्टन धीरे से मुस्कुराया और बोला, वो होटल काफ़ी बढ़िया है और महंगा भी है, लेकिन फिर भी आयरिस, उस आदमी के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है। वो एक अमेरिकन है। आयरिस ने कहा, हो सकता है, और अगर ऐसा है तो ये हैरानी की बात है कि उसकी एम्बेसी उसकी मदद नहीं करती। वो इस घर में क्यों नहीं आना चाहता? क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है? ना मैंने सोचा है और ना ही सोचना चाहती हूँ, आयरिस ने कड़े स्वर में कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बस चेतावनी देना चाहता था। मैं लूसिला से बात करूंगा, उससे कहूंगा कि वो इस बात का ध्यान रखे कि तुम्हारे बाहर आने जाने, घूमने फिरने और पार्टियों वगैरह में किसी तरह की कोई कमी ना आए। तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम चाहती हो। खर्चों पर भी रोक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वाकई जॉर्ज ने मिसेस लूसिला ड्रेक से एंथनी ब्राउन के बारे में बात की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस समय लूसिला का पूरा ध्यान अपने बेटे के ऊपर था। उसे उसी वक्त अपने निकम्मे बेटे का तार मिला था, जो कि अपनी माँ का लाडला था, और ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कैसे पैसों के लिए वो अपने माँ के दिल के तारों को छू सकता था। उसके तार में लिखा था, माँ, क्या तुम मुझे 200 पाउंड भेज सकती हो? मैं बहुत निराश हूँ। जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हारा विक्टर। और लूसिला ये तार पढ़कर हमेशा की तरह से परेशान हो गई थी। विक्टर कितना इज्जतदार है। वो जानता है कि मैं तंगहाली में हूँ और वो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगता, जब तक कि उसके अलावा उसके पास कोई और चारा ना बचा हो। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया मिस्टर जॉर्ज। मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं वो खुद को गोली ना मार ले। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है लूसिला, जॉर्ज बार्टन ने रुखाई से कहा। अरे आप उसे नहीं जानते मिस्टर जॉर्ज। मैं उसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। जो वो चाहता है, अगर वो मैं ना करूँ तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने शेयर बेचकर पैसों का इंतज़ाम कर देती हूँ। जॉर्ज ने एक ठंडी सांस ली और बोला, देखो लूसिला, मैं वहाँ अपने किसी जानने वाले से तार से पूरी खबर मंगवा लूँगा। हम पता लगा लेंगे कि विक्टर किस तरह की मुसीबत में है, लेकिन मेरी तुम्हें यह सलाह है कि उसे अपनी करनी को भुगतने दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी वो सुधरेगा नहीं। आप बहुत सख्त हैं मिस्टर जॉर्ज। मेरा बेटा हमेशा से बेचारा बड़ा ही बदकिस्मत रहा है। जॉर्ज जानता था कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रूथ को अभी इस काम पर लगा देता हूँ, कल तक हमें पता चल जाएगा। कुछ हद तक लूसिला शांत हो गई। अंत में 200 पाउंड को काटकर 50 पाउंड कर दिया गया, और इतनी रकम भेजने पर तो लूसिला अड़ ही गई। आयरिस जानती थी कि ये पैसा जॉर्ज ने खुद अपने पास से दिया था, लूसिला के सामने ये दिखावा करके कि वो उसके शेयर बेच रहा था। जॉर्ज की इस उदारता के लिए आयरिस उसकी बहुत सराहना करती थी। जॉर्ज का जवाब हमेशा सीधा और सरल होता था। मेरा मानना यह है आयरिस कि हर खानदान में हमेशा कोई ना कोई कुल कलंक होता ही है। हमेशा कोई ऐसा होता है जो दूसरों के ऊपर ही पलता है। इस विक्टर के लिए भी हमेशा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जब तक ये कमबख्त मर नहीं जाता। और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जब कोई आदमी ये तार भेजे कि अगर उसे 200 पाउंड नहीं भेजे गए तो वो आत्महत्या कर लेगा, तो ऐसे में अक्सर 20 पाउंड ही काफ़ी होते हैं। जो लोग खुदकुशी करने की धमकी देते हैं ना, वो असल में कभी ऐसा करते नहीं हैं। और फिर एक दो इधर उधर की बातों के बाद आयरिस और जॉर्ज की ये बात यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद के आने वाले दिनों में जॉर्ज पहले से कहीं ज़्यादा खोया खोया और गंभीर रहने लगा था। अक्सर वो उससे कुछ अजीब अजीब से सवाल करता रहता। एक दिन उसने यूं ही आयरिस को रोक कर पूछा था, सुनो आयरिस, क्या रोज़मेरी कभी तुमसे खुलकर बात करती थी? मेरा मतलब है अपने दोस्तों के बारे में, सब कुछ कैसा चल रहा था, वो खुश थी या नहीं, इसी तरह की बातें। आयरिस ने धीरे से कहा था, उसने कभी ज़्यादा नहीं बताया। मेरा मतलब है वो हमेशा बिजी रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। ओह, मुझे लगा शायद उसने कभी कुछ कहा हो, बस इसीलिए मैंने पूछा। फिर एक दिन अचानक जॉर्ज ने उससे पूछा कि रोज़मेरी की सबसे अच्छी महिला दोस्त कौन सी थी। आयरिस ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, एक ग्लोरिया किंग थी, मिसेस एटवेल, मैसी एटवेल और यीन रेमंड। इससे ज़्यादा और मुझे नहीं पता। क्या वो उनमें से किसी के साथ निजी बातें करती होगी आयरिस? किस तरह की निजी बातों के बारे में जानना चाहते हो जॉर्ज? आयरिस ने पूछा। मैं ये जानना चाहता था आयरिस कि क्या रोज़मेरी ने कभी ये कहा कि उसे किसी से डर लगता था? डर?
आयरिस ने हैरानी से जॉर्ज की तरफ देखा। हाँ, डर। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या उसके कोई दुश्मन थे, ऐसे दुश्मन जो उसे मार डालना चाहते हों। आयरिस की आंखें हैरानी से और ज्यादा चौड़ी हो गईं। जॉर्ज थोड़ा सकपका गया और बोला, सुनने में मेरी बात थोड़ी बेवकूफ़ी भरी लगती है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा था बस। इसके 1-2 दिन के बाद उसने फैराडे परिवार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ये बताओ आयरिस कि रोजमेरी फैराडे परिवार से कितना मिलती थी। मुझे नहीं पता जॉर्ज, आयरिस ने कहा। क्या वो कभी उनके बारे में बात करती थी? क्या वो उनके काफ़ी करीब थी? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती जॉर्ज, लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि रोजमेरी को पॉलिटिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी और स्टीफन फैराडे में भी कुछ दिलचस्पी थी। वो उसे प्रचार पुस्तिकाएं वगैरह देता रहता था। अच्छा ये बताओ आयरिस, सेंड्रा फैराडे का इसके बारे में क्या विचार था? उसका पति जो रोजमेरी से इतना मिलता जुलता रहता था, उसके बारे में। आयरिस ने बेचैनी से कहा, मैं नहीं जानती जॉर्ज। जॉर्ज ने जवाब दिया, वो काफ़ी संकोची औरत है, लेकिन कहते हैं कि अपने पति के लिए दीवानी है। वो ऐसी औरत है जिसको अपने पति का किसी दूसरी औरत से दोस्ती करना बहुत बुरा लग सकता है, और इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रोजमेरी और फैराडे की पत्नी की आपस में बनती थी? आयरिस ने धीरे से कहा, मेरे ख्याल से तो नहीं। रोजमेरी तो सेंड्रा के ऊपर हंसा करती थी। वो कहती थी कि वो एक रॉकिंग हॉर्स की तरह से है, और अगर उसके अंदर छेद कर दिया जाए तो उसमें से बुरादा निकलेगा। जॉर्ज ने एक ठंडी सांस ली और बोला, क्या तुम अभी भी एंथनी ब्राउन से मिलती रहती हो? हाँ, मैं उससे काफ़ी मिलती हूँ, आयरिस ने ठंडे स्वर में कहा। वो हाल ही में काफ़ी आवारागर्दी करता रहा है ना? क्या वो इसके बारे में तुमसे कभी बात करता है कि वो कहाँ घूमता रहता है? नहीं जॉर्ज, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, वो घूमता काफ़ी है, ये बात सच है। अच्छा, उसका कारोबार क्या है? मेरा मतलब है वो काम क्या करता है? ये तो मैं नहीं जानती जॉर्ज, उसने कभी बताया नहीं। जॉर्ज ने कहा, मेरे ख्याल से वो हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ कुछ काम करता है। और हाँ, उसे ये मत कहना कि मैं ये सब पूछ रहा था। मैंने सुना है कि पिछले पतझड़ के मौसम में वो यूनाइटेड आर्म्स लिमिटेड के चेयरमैन ड्रूबेरी के साथ काफ़ी मिलता जुलता रहता था, और मेरे ख्याल से रोजमेरी भी एंथनी ब्राउन से काफ़ी मिलती रहती थी ना? हाँ, वो उससे मिलती थी जॉर्ज, लेकिन वो उसे ज़्यादा टाइम से नहीं जानती थी। वो बस उसे डांस वगैरह पर ले जाया करता था, किसी छोटे मोटे परिचित की तरह बस। जानती हो आयरिस, मैं ये जानकर काफ़ी हैरान हुआ था कि वो उसे अपनी बर्थडे की पार्टी पर बुलाना चाहती थी। मुझे पता नहीं था कि रोजमेरी एंथनी ब्राउन को इतनी अच्छी तरह से जानती थी। ना चाहते हुए भी आयरिस के मन में उस शाम की तस्वीर घूम गई। लग्जमबर्ग की गोल मेज, ओट वाली रोशनियाँ, फूल, डांस बैंड का लगातार बजता हुआ संगीत, और मेज के आसपास बैठे 7 लोग। आयरिस खुद, एंथनी ब्राउन, रोजमेरी, स्टीफन फैराडे, रूथ लेसिंग, जॉर्ज, और जॉर्ज की दाईं तरफ हल्के रंग के सीधे बालों और घमंड भरी आवाज़ वाली स्टीफन फैराडे की पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे। कितनी खुशनुमा पार्टी थी वो, और उसके बीच में ही रोजमेरी। इससे पहले कि वो इससे आगे सोचती, जॉर्ज के सवाल से वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जॉर्ज कह रहा था, ये बड़ी अजीब सी बात है ना आयरिस, कि वो उसके बाद इतनी जल्दी गायब हो गया। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ चला गया था? आयरिस ने अस्पष्ट से स्वर में कहा, मेरे ख्याल से सिलोन या फिर इंडिया। लेकिन उस रात तो उसने इसका जिक्र नहीं किया था। आयरिस ने इस बार थोड़े तीखे स्वर में कहा, क्यों करता वो? और क्या ये ज़रूरी है जॉर्ज कि हम उस रात की बात करें? जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी आयरिस, चलो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तुम किसी दिन ब्राउन को खाने पर क्यों नहीं बुलाती? मैं उससे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ। आयरिस इस बात से खुश हो गई। जॉर्ज अब वाकई बदल रहा था। तुरंत ही एंथनी को बुलावा भेजा गया और उसने कबूल भी कर लिया, लेकिन ऐन मौके पर उसे किसी काम से नॉर्थ की तरफ जाना पड़ गया और वो नहीं आ सका। जुलाई के अंत में एक दिन जॉर्ज ने लूसिला और आयरिस दोनों को ये कहकर चौंका दिया कि उसने गांव में एक घर खरीद लिया था। आयरिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने वहाँ घर खरीद लिया? लेकिन मुझे तो लग रहा था कि हम 2 महीने के लिए गोरिंग में किराए पर घर लेकर जाने वाले थे। हाँ, जाने वाले तो थे आयरिस, लेकिन अपना घर होना ज़्यादा बेहतर है ना। हम पूरे साल वीकेंड के लिए कभी भी वहाँ जा सकते हैं। कहाँ पर है ये घर? क्या नदी के किनारे? आयरिस ने पूछा। अरे नहीं नहीं, नदी के किनारे नहीं है, ये ससेक्स में है, मर्लिंघम में।
वो जगह लिटिल प्रायर्स कहलाती है। 12 एकड़ का घर है ये, एक छोटा सा जॉर्जियन घर। ये बस अभी बाजार में आया ही था और मैंने फटाफट खरीद लिया। लेकिन उसे ठीक ठाक करवाने और उसकी डेकोरेशन करवाने की भी तो ज़रूरत होगी ना, आयरिस ने कहा। जॉर्ज ने तुरंत कहा, अरे वो सब ठीक है, रूथ वो सब संभाल लेगी। जॉर्ज की सेक्रेटरी रूथ लेसिंग बड़ी ही कुशल और होशियार थी, परिवार के एक हिस्से जैसी, एकदम सादगी की मूरत, सुंदर और हर काम में बहुत ही निपुण। कोई भी तरह की मुश्किल हो, मिस लेसिंग की चमत्कारी उंगलियां उसे तुरंत सुलझा दिया करती थीं। अपनी सहज सी मुस्कान के साथ वो आने वाली हर रुकावट को जीत लेती थी। वो जॉर्ज का ऑफिस भी संभालती थी और ये भी माना जाता था कि जॉर्ज को भी वो ही संभालती थी। जॉर्ज उसको पूरी तरह से समर्पित था और हर तरह से उसकी राय पर डिपेंड करता था। रूथ की अपनी कोई ज़रूरत, कोई इच्छा जैसे थी ही नहीं, लेकिन फिर भी इस वक्त जॉर्ज की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी सारी बातें सुन रही ल्यूसिला ड्रेक थोड़ी नाराज सी हो गई। वो बोली, लेकिन जॉर्ज, इन सब कामों के लिए आयरिस की भी तो राय ली जानी चाहिए थी। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। ये घर वाकई बहुत अच्छा है और वहाँ से 6 मील की दूरी पर गोल्फ कोर्स है और समुंदर से वो बस 14 मील है, और इससे भी बढ़कर हमारे वहाँ अच्छे पड़ोसी होंगे। पड़ोसी? कैसे पड़ोसी? आयरिस ने पूछा। अरे वो फैराडे फैमिली, वो वहाँ से बस 1.5 मील की दूरी पर पार्क के दूसरी तरफ रहते हैं। आयरिस जॉर्ज को ताकती ही रह गई। वो पल भर में ही समझ गई कि ये सारा तामझाम, देहात में घर खरीदना और उसे सजाना, सिर्फ एक ही इरादे से किया गया था, ताकि जॉर्ज स्टीफन और सैंड्रा के नज़दीक जा सके। लेकिन इसके पीछे आखिर कारण क्या था? क्या जॉर्ज को ये शक था कि रोजमेरी और स्टीफन फैराडे दोस्त से ज्यादा खुश थे? क्या ये उसके मन की ईर्ष्या थी? जॉर्ज फैराडे परिवार से आखिर चाहता क्या था? वो सारे अटपटे सवाल जो वो फिलहाल आयरिस से पूछता रहता था, उन सब का मतलब क्या था? और हाल ही के दिनों में जॉर्ज इतना अजीब सा क्यों हो गया था आखिर? शाम के वक्त उसका वो अजीब ढंग से पियक्कड़ सा दिखना, और फिर उसकी ये अजीब सी बातें, और अब ये देहात में घर खरीदना। लेकिन इन सारे सवालों का आयरिस के पास कोई जवाब नहीं था। जल्दी ही वो लिटिल प्रायर्स वाले घर में शिफ्ट हो गए। अगस्त का अधिकतर हिस्सा उन्होंने गांव में ही बिताया। ये बड़ा ही बेकार सा घर था। आयरिस को उस घर से नफरत थी। हालांकि घर आरामदेह था और ठीक ठाक से सजाया भी गया था, लेकिन वो अजीब भयानक रूप से खाली था। ऐसा लगता था जैसे वो लोग वहां रहते ना हो, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर कब्जा किया हुआ हो। इसके अलावा एक और चीज जो उस घर को आयरिस के लिए भयानक बनाती थी, वो था गर्मियों के लिए रहन सहन का लदा हुआ साजो सामान। वीकेंड के लिए आने वाले लोग, टेनिस पार्टियां, फैराडे फैमिली के साथ डिनर, ये सब कुछ उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सैंड्रा फैराडे उनके साथ बहुत ही सौम्यता से पेश आती थी, लेकिन अपने पीले चेहरे के नकाब के पीछे वो क्या सोच रही होती थी, ये कोई नहीं जान सकता था। वो एक बड़ी ही रहस्यमयी सी औरत थी। स्टीफन उनको कम ही मिलता था। वो काफ़ी बिजी रहता था। राजनीति के सिलसिले में अक्सर कहीं बाहर गया होता था। आयरिस को पक्का यकीन था कि वो जानबूझकर लिटिल प्रायर्स के लोगों को ज्यादा मिलने से बचता था। इसी तरह अगस्त और सितंबर बीत गए और ये फैसला किया गया कि अक्टूबर में वो लोग अपने लंदन वाले घर में वापस चले जाएंगे। आयरिस ने राहत की एक सांस ली थी, लेकिन फिर पिछली रात दरवाजे पर हल्की ठक ठक की आवाज़ से वो अचानक जाग गई थी। उसने बत्ती जलाकर समय देखा तो रात का 1 बजा था। जल्दी जल्दी ड्रेसिंग गाउन पहनकर जब वो दरवाजे पर आई तो उसने पाया कि जॉर्ज वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरा अजीब ढंग से नीला पड़ा हुआ था। उसने कहा, जल्दी से नीचे स्टडी में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी न किसी से बात करनी ही है अभी। स्टडी में जाकर जॉर्ज ने दरवाज़ा बंद कर लिया और आयरिस को अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या बात है जॉर्ज, कुछ हुआ है क्या? आयरिस ने थोड़े बेचैन स्वर में पूछा। जॉर्ज ने हाँफते हुए ऐसे कहा जैसे दौड़ते हुए आया हो, मैं अब ये काम अपने आप और नहीं कर सकता। तुम्हें बताना होगा कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। क्या वाकई ये सच है? क्या ये संभव है? क्या सच और संभव है जॉर्ज? तुम किस बारे में बात कर रहे हो जॉर्ज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉर्ज ने हाथ फेरकर माथे पर आए पसीने को पोंछा और फिर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन इतना डरो मत। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम जो भी याद कर सकती हो वो याद करना होगा। मेरी बात तुम इन चिट्ठियों को देखकर आराम से समझ जाओगी।
फिर उसने डेस्क की एक ड्रॉअर का ताला खोला और उसमें से 2 कागज निकाले। ये हल्के नीले रंग के साधारण से कागज थे। लो, इनको पढ़ो, जॉर्ज ने कहा। आइरिस ने कागजों पर नजर डाली। उसमें जो लिखा था वो साफ था, बिना किसी छल कपट के। पहले खत में लिखा था, तुम समझते हो तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या की थी? नहीं, उसकी हत्या की गई थी। दूसरे खत में लिखा था, तुम्हारी पत्नी रोजमेरी ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल किया गया था। आइरिस हैरानी से उन शब्दों को देख रही थी कि तभी जॉर्ज ने कहा, ये खत करीब 3 महीने पहले आए थे आइरिस। पहले तो मैंने सोचा कि एक मजाक था, एक भद्दा मजाक, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि रोजमेरी आखिर खुदकुशी क्यों करती। आइरिस ने मशीनी अंदाज में कहा, इन्फ्लुएंजा के बाद के डिप्रेशन के कारण। हाँ, वो बात तो ठीक है आइरिस, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये एकदम बेकार की बात नहीं है। मेरा मतलब है, इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है और बाद में उन्हें डिप्रेशन भी होता है, लेकिन वो खुदकुशी तो नहीं कर लेते। लेकिन उसने ज़रूर ऐसा किया था जॉर्ज। इसके अलावा और क्या सफाई हो सकती है इस बात की? उसके हैंडबैग में वो सामान भी तो मिल गया था, आइरिस ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ आइरिस, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता है, लेकिन जब से ये खत आए हैं मैं अपने मन में इन सारी बातों को बार बार उलटता पलटता रहा हूँ, और जितना भी मैंने इस बारे में सोचा है उतना ही मुझे यकीन हो गया है कि इस बात में हो ना हो कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। इसीलिए मैं इतने दिनों से तुमसे वो सब बातें पूछ रहा था कि रोजमेरी का कोई दुश्मन तो नहीं था, वो किसी से डरती तो नहीं थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पागल होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मेरे लिए ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे इस बात का पता ज़रूर लगाना है, और इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तुम्हें सोचना होगा और याद करना होगा। तुम बार बार उस रात के बारे में सोचो, हर छोटी से छोटी बात के बारे में, क्योंकि अगर उसका कत्ल हुआ है तो वो ज़रूर किसी ऐसे आदमी ने किया होगा जो उस रात खाने की उस मेज़ पर मौजूद था। तुम मेरी बात समझ रही हो ना आइरिस? आइरिस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझ गई थी। उस दृश्य की याद को अब और परे नहीं धकेला जा सकता था। उसे वो सब याद करना ही होगा। वो संगीत, वो ढोल की आवाज़, मध्यम रोशनियाँ, कैबरे डांस और रोशनियों का फिर से तेज़ कर दिया जाना, और फिर रोजमेरी की मेज़ पर आगे को गिरी हुई आकृति और उसका नीला और विकृत पड़ा हुआ चेहरा। आइरिस डर से कांप उठी। उसे ज़रूर सोचना होगा, पीछे की तरफ जाना ही होगा और उस भयानक रात को, उस भयानक मंजर को याद करना ही होगा। रोजमेरी याद करने के लिए ही है। अब कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता। अध्याय 2। रूथ लेसिंग अपने मालिक की पत्नी रोजमेरी बार्टन को याद कर रही थी। वो रोजमेरी को काफ़ी नापसंद करती थी, लेकिन नवंबर की उस सुबह तक नहीं जब उसने विक्टर ड्रेक से पहली बार बात की थी। विक्टर के साथ वो मुलाकात हर बात की शुरुआत थी, पूरे सिलसिले को चलाने वाली। वो हमेशा से जॉर्ज बार्टन के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। जब वो पहली बार उसके पास आई थी उस वक्त वो 23 साल की थी, और तभी वो समझ गई थी कि किसी को जॉर्ज को संभालने की ज़रूरत थी, और फिर उसने बड़ी ही कुशलता से जॉर्ज को संभाल लिया था। उसने जॉर्ज का पैसा, वक्त और चिंता सब कुछ बचाए थे। उसने जॉर्ज के लिए दोस्त चुने थे और उसे अच्छी हॉबियों की तरफ मोड़ा था। उसे गलत बिजनेस के फैसले लेने से रोका था और कई मौक़ों पर सही जोखिम उठाने के लिए उसका हौसला भी बढ़ाया था। जॉर्ज ने भी कभी इस बात पर शक नहीं किया था कि वो पूरी तरह से उसकी आज्ञाकारी थी और हमेशा उसकी बात सुनती थी। वो उसके रख रखाव को देखकर खुश होता था। उसके चमकते काले बाल, कानों में छोटे छोटे मोती, थोड़ा सा पाउडर लगा, हल्की रंगत लिए चेहरा और हल्के गुलाबी रंग की उसकी लिपस्टिक। जॉर्ज उसका अलग थलग बेलाग तौर तरीका पसंद करता था। वो अपने पर्सनल मामलों पर उससे बहुत बातें करता था, और रूथ भी हमेशा उन बातों को हमदर्दी से सुनकर हमेशा काम की सलाह दिया करती थी। लेकिन जो भी था, जॉर्ज की शादी से उसका कुछ लेना देना नहीं था। ये शादी उसको पसंद नहीं थी। फिर भी उसने उस शादी को मंजूर कर लिया था और शादी के इंतज़ाम में काफ़ी मदद की थी। शादी के बाद कुछ टाइम के लिए रूथ की अपने मालिक से नज़दीकी कुछ कम हो गई थी। उसने अपने आप को सिर्फ बिजनेस के कामों तक सीमित कर लिया था। रूथ की कार्यकुशलता ऐसी थी कि रोजमेरी को भी जल्दी ही समझ में आ गया था कि मिस लेसिंग हर तरह से एक अनमोल मददगार थी। जॉर्ज, रोजमेरी और आइरिस सभी उसको रूथ कहकर बुलाते थे, और वो लंच के लिए अक्सर एल्वेस्टन स्क्वायर आती थी। अब वो 29 साल की थी,
लेकिन देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसी 23 साल की उम्र में लगती थी। जॉर्ज और उसके बीच हुए किसी भी बातचीत के बिना भी वो हमेशा उसकी छोटी से छोटी जज्बाती प्रतिक्रिया को भी जान लेती थी। जॉर्ज कितना भी अनमना होता, रूथ लेसिंग को हमेशा पता होता था। ये नवंबर की एक सुबह थी जब जॉर्ज ने उससे विक्टर ड्रेक के बारे में बात की थी। जॉर्ज ने कहा था, रूथ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो, चाहे ये तुम्हें नापसंद हो तो भी। ये तो तुम जानते ही हो कि हर परिवार में एक कुलकलंक होता ही है। मेरी पत्नी का एक कजिन है, वो पूरा विलेन है। उसने अपनी माँ को करीब करीब बर्बाद ही कर दिया है। उसकी माँ एक बेवकूफ़ और भावुक औरत है और उसने अपने बेटे की खातिर वो कुछ शेयर तक बेच दिए हैं जो उसके पास थे। उस आदमी ने ऑक्सफर्ड में चेक पर जाली साइन किए। उसकी माँ ने उस बात को दबा दिया और तब से उसे दुनिया भर में इधर उधर भेजा जा रहा है, लेकिन वो कहीं भी आज तक कोई काम नहीं कर पाया है। अब वो लंदन आ पहुंचा है और मुझे पता लगा है कि वो मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। मेरी बीवी ने तो उसे तब से देखा तक नहीं था जब वो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वो लड़का बहुत ही बदमाश है। वो रोज़मेरी से पैसे मांगता रहा है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने आज 12 बजे उससे उसके होटल में मिलने का टाइम लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम इस मामले से निपटो। सच तो ये है कि मैं उस आदमी से मिलना चाहता ही नहीं। ना मैं उसे आज तक कभी मिला हूँ और ना ही आगे चाहूँगा कि उससे मिलूँ या फिर रोज़मेरी उससे मिले। मेरे ख्याल से इस पूरी बात को बिजनेस के लेवल पर रखा जा सकता है, अगर कोई तीसरा आदमी इसे संभाले तो। हाँ, इस तरह से बात करना हमेशा एक अच्छी तरकीब होती है। ये बताइए मुझे क्या करना होगा? रूथ लेसिंग ने कहा। 100 पाउंड कैश और ब्यूनस आयर्स के लिए एक टिकट। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें तुम उसे दे दो, लेकिन पैसा उसे जहाज़ पर सवार होने के बाद दिया जाए, ताकि मैं इस बात के लिए निश्चिंत हो सकूं कि वो वाकई यहाँ से चला गया है। रूथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से मैं इस काम को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। तुम्हें ऐसा करना बुरा तो नहीं लगेगा ना रूथ? जॉर्ज ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रूथ ने कहा। वैसे उसका नाम क्या है? टिकट बुक कराने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत होगी। जॉर्ज ने कहा। उसका नाम विक्टर ड्रेक है और ये रहा टिकट। मैंने कल उस जहाज़ कंपनी को फ़ोन किया था। जहाज़ का नाम है सैन क्रिस्टोबल और वो कल टिलबरी से चलने वाला है। रूथ ने जॉर्ज के हाथ से टिकट ले ली, उस पर एक नज़र डाली ये देखने के लिए कि सब कुछ सही था, और फिर टिकट को अपने हैंडबैग में रख लिया। तो ठीक है, तय रहा, मैं सब संभाल लूँगी। 12 बजे। एड्रेस क्या है उसका? द रूपर्ट, रसेल स्क्वायर से कुछ दूर, जॉर्ज ने बताया। रूथ ने एड्रेस नोट कर लिया। जॉर्ज ने बड़े ही स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रूथ माय डियर, पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करता। तुम वाकई मेरा दाहिना हाथ हो, मेरा दूसरा हिस्सा। जॉर्ज ने पहली बार ऐसा किया था और रूथ खुशी से गुलाबी सी हो गई। जॉर्ज ने आगे कहा, मैं कभी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया तुमसे, लेकिन तुम सचमुच दुनिया की सबसे दयालु और मदद करने वाली लड़की हो। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी खुशी और झेंप छिपाते हुए रूथ हंसकर बोली, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलकर तुम मुझे बिगाड़ दोगे जॉर्ज। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसके शब्दों की गर्माहट को महसूस करती हुई रूथ बाहर चली गई। वो गर्माहट तब भी उसके साथ थी जब वो इस काम के लिए रूपर्ट होटल पहुंची। विक्टर ड्रेक काफ़ी हद तक उसी तरह का ही था जैसा उसने सोचा था। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला, लेकिन एक नंबर का मतलबी और धूर्त। बड़ी ही खुशी भरी हैरानी के साथ विक्टर ने उसका स्वागत किया था। तो तुम जॉर्ज की दूत हो? बहुत बढ़िया। ऐसी हसीन सेक्रेटरी आखिर उस जॉर्ज को मिली कहाँ से? ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में और चेहरे पर जो भाव थे वो किसी भी लड़की को घायल कर देने के लिए काफ़ी थे। लेकिन रूथ ने रूखी समतल आवाज़ में उसे जॉर्ज की शर्तें बतानी शुरू कर दी। विक्टर ने बड़े ही प्यार से उनको मान लिया। 100 पाउंड बुरा सौदा नहीं है। बेचारा जॉर्ज, मैं तो 60 भी ले लेता, लेकिन ये बात उसे मत बताना। और उसने जो शर्तें रखी हैं, मेरी प्यारी रोज़मेरी को तंग मत करना, आयरिस को मत बिगाड़ना, ये सब मानने में तो मुझे कोई परेशानी है ही नहीं। अच्छा, मुझे सैन क्रिस्टोबल पर विदा करने कौन आएगा? क्या तुम आओगी? ये कहते हुए विक्टर की काली गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका सांवला चेहरा एकदम पतला था और इतना आकर्षक और रूमानी कि औरतों के लिए उसके आकर्षण से बचना बहुत मुश्किल होता था। और ये बात विक्टर ड्रेक खुद भी अच्छी तरह से जानता था।
उसने अपनी आंखें गोल गोल नचाईं और फिर बोला, तुम काफी समय से बार्टन के साथ हो ना मिस लेसिंग, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ मिस लेसिंग। कैसे जानते हो? रूथ ने तेजी से पूछा। विक्टर मुस्कुराया और बोला, वो सब मुझे रोजमेरी ने बताया था, लेकिन रोजमेरी को अब मैं और परेशान नहीं करूँगा। वो हमेशा से मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, बहुत ही हमदर्द। सच तो ये है कि मैंने उससे भी 100 पाउंड ले लिए थे। तुम कितने कमीने हो! इससे पहले कि रूथ इससे आगे कुछ और कहती, विक्टर जोर से हंस पड़ा। उसकी ये हंसी छूत की तरह फैलने वाली थी और रूथ ने पाया कि वो भी अब हंस रही थी। ये बहुत ही बुरी बात है मिस्टर ड्रेक। अरे, मैं तो दूसरों के टुकड़े तोड़ने में माहिर हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं एक तार भेज दूं कि मैं खुदकुशी करने वाला हूं, तो झट से मेरा सही मतलब दूसरे तक पहुंच जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतों पर, रूथ ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में वो पहले जैसी सख्ती नहीं थी। मैं अपने आप को बहुत ही नापसंद करता हूँ मिस लेसिंग, बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता लग जाए कि मैं कितना बुरा हूँ, क्योंकि तुम औरों से एकदम अलग हो। तुम्हारे साथ मैं अपना हमेशा वाला तरीका कहाँ चला पाया। तुम्हारी ये साफ नियत आंखें, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि तुम खुद इतनी ईमानदार और इतनी भोली भाली और निष्कपट हो, और ऊपर से बुरे लोगों के लिए तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। रूथ का चेहरा सख्त हो गया। मुझे ऐसे लोगों के लिए रहम से नफरत है, और साथ में कमजोरों के लिए भी मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है। विक्टर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, तो ये किसने कहा कि मैं कमजोर हूँ? यहाँ तुम गलत हो माय डियर। मैं तो अपनी जिंदगी बड़े ही मजे से बिताता हूँ। मैंने करीब करीब हर तरह का काम किया है, बहुत दुनिया देखी है और बहुत जिंदगी भी देखी है। मैं एक्टर भी रह चुका हूँ, दुकानदार भी, वेटर भी, छोटे मोटे काम करने वाला, कुली भी, और सर्कस में सामान संभालने वाला भी। साउथ अमेरिका के एक स्टेट में मैं प्रेसिडेंट की दौड़ में भी था, जेल भी जा चुका हूँ। सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं की, कोई काम करना और अपने सफर के लिए खुद किराया भरना। इतना कहकर वो जोर से हंस पड़ा। ये बड़े ही भोलेपन से भरी एक हंसी थी। रूथ को लगा कि उसे ये बात घिनौनी लगनी चाहिए थी, लेकिन विक्टर ड्रेक की औरतों को अपने बस में करने की ताकत जैसे शैतान की ताकत थी। वो दुष्टता को भी मनोरंजक बनाकर पेश कर सकता था। अब वो उसे भेद लेने वाली रहस्य भरी नजरों से देख रहा था। उसने फिर से कहा, तुम्हें यूं अपने आप से ही संतुष्ट दिखने की जरूरत नहीं है रूथ। तुम इतनी भी सदाचारी नहीं हो जितनी तुम समझती हो। तुम सफलता की पूजा करती हो। तुम ऐसी लड़की हो जो आखिर में अपने बॉस से शादी कर लेती है। तुम्हें जॉर्ज के साथ यही करना चाहिए था। सही बात तो ये है कि जॉर्ज को उस गधी रोजमेरी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसे तुम्हारे जैसी स्मार्ट लड़की से शादी करनी चाहिए थी, और अगर उसने ऐसा किया होता तो वो अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया काम करता। तुम अपनी बहन का अपमान कर रहे हो, रूथ ने कहा। देखो रूथ, रोजमेरी बेवकूफ़ है और हमेशा से वो ऐसी ही रही है। खूबसूरत बहुत है, लेकिन एकदम मूर्ख है। वो ऐसी लड़की है जिसके ऊपर मर्द मुग्ध तो हो जाते हैं, लेकिन उसके रहते नहीं। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। अगर कोई आदमी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तो वो कभी तुमसे उबेगा नहीं। अब उसने रूथ के कमजोर मर्मस्थल को छू लिया था। रूथ अचानक बड़ी ही ईमानदारी के साथ बोली, अगर ऐसा हो तब ना, लेकिन उसे मुझसे प्यार होगा ही नहीं। विक्टर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मतलब है कि जॉर्ज को तुमसे प्यार नहीं हुआ? अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ रूथ। अगर कभी रोजमेरी को कुछ हो गया तो जॉर्ज पलक झपकते तुमसे शादी कर लेगा, और ये बात तुम भी उतनी ही अच्छी तरह से जानती हो जितनी मैं जानता हूँ। रूथ को अचानक जॉर्ज का हाथ अपने कंधे पर याद हो आया। शायद वाकई विक्टर ठीक ही कह रहा था। जॉर्ज का वाकई उसकी तरफ झुकाव था और वो उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता था। विक्टर ने आगे कहा, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए लड़की। तुम चाहो तो बड़ी ही आसानी से जॉर्ज को अपनी छोटी उंगली के चारों तरफ नचा सकती हो। रोजमेरी तो सिर्फ एक बेवकूफ़ है। रूथ के मन में विचार आया, हाँ वाकई ये बात तो सच है। अगर रोजमेरी ना आई होती तो मैं जॉर्ज को मुझसे शादी करने को कहने के लिए उकसा सकती थी। मैं वाकई उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती। और फिर ये बात सोचकर रूथ को अचानक बहुत तेज गुस्सा आ गया।
विक्टर ड्रेक बड़े ही मनोरंजक अंदाज में उसे देख रहा था। उसे लोगों के दिमाग में अपने विचार ठूंस देना बड़ा ही अच्छा लगता था, या फिर उनको उन ख्यालों से परिचित करा देना जो पहले से ही उनके मन में होते थे, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता था। रूथ काफ़ी देर तक अपने ख्यालों में डूबी रही थी, और फिर जब वो ऑफिस वापस लौटी थी तो वो रूथ नहीं थी जो वहाँ से गई थी। हालांकि उसके हाव भाव से ये बात कोई जान नहीं सका था। उसके दफ्तर लौटने के कुछ ही देर बाद रोजमेरी ने फ़ोन किया था। उसने कहा, अरे रूथ, उस बोरिंग कर्नल रेस का तार आया है कि वो मेरी पार्टी के दिन तक वापस नहीं आ पाएगा। ज़रा प्लीज़ जॉर्ज को पूछो ना कि उसकी जगह वो किसको बुलाना चाहेगा। हमें एक और आदमी की ज़रूरत है ही, क्योंकि 4 औरतें हैं। आयरिस आ रही है और सैंड्रा फेराडे और कौन है, मुझे याद नहीं आ रहा। रूथ ने सधे स्वर में कहा था, मैम मेरे ख्याल से चौथी मैं हूँ, आपने मुझे बुलाया था। और जवाब में रोजमेरी की खनकती हंसी सुनाई दी थी। वो रूथ लेसिंग के चेहरे का अचानक अपमान से लाल हो जाना या उसके जबड़ों का कस जाना फ़ोन पर नहीं देख सकती थी। रोजमेरी की पार्टी में एक एहसान की तरह से बुलाया जाना जॉर्ज को दी गई एक रियायत की तरह। उस एक पल में रूथ को एहसास हुआ था कि वो रोजमेरी बार्टन से कितनी नफरत करती थी, उसके अमीर होने के लिए, उसके खूबसूरत होने के लिए और दिमाग से खाली होने के लिए। एक घमंडी और बेवकूफ़ हसीना। फ़ोन बंद हो जाने के बाद रूथ ने धीमे स्वर में कहा था, काश तुम मर जाती रोजमेरी। और फिर उसके अपने ही शब्दों ने उसे चौंका दिया था। आज से पहले तो वो कभी भी इतनी भावुक, इतनी आवेगी नहीं रही थी। फिर आज उसे ये क्या हो रहा था। जैसे तैसे उसने अपने दिल में उठते गुबार को शांत किया था और फिर जॉर्ज को रोजमेरी का संदेश दिया था, ये कहते हुए कि वो खुद भी नहीं आएगी ताकि मर्दों और औरतों की गिनती बराबर रहे। जॉर्ज ने इस बात को एकदम से झटक कर रद्द कर दिया था और अगली सुबह उसने सैन क्रिस्टोबल जहाज़ के रवाना होने की खबर जॉर्ज को दी थी। जॉर्ज ने राहत की सांस लेते हुए कहा था, तो वो जहाज़ पर चला गया है ना? हाँ, मैंने उसे जहाज़ तक जाने वाले रास्ते पर जाते समय पैसे दिए थे। जब जहाज़ घाट से हटा था तो उसने अपना हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए कहा था, जॉर्ज को मेरी तरफ से प्यार कहना और ये भी कहना कि आज रात मैं उसकी अच्छी सेहत के लिए एक जाम पीऊँगा। जॉर्ज ने गुस्से से कहा था, कितना ढीठ है ये आदमी। अच्छा वैसे एक बात बताओ रूथ, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? रूथ ने भावहीन स्वर में कहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, एकदम कमज़ोर टाइप का। और जॉर्ज ने ना उसकी बात पर कोई ध्यान दिया था और ना ही कुछ देखा था। रूथ का मन चाहा कि वो चिल्लाकर कहे, तुमने मुझे उससे मिलने क्यों भेजा? क्या तुम जानते नहीं थे कि वो मेरे अंदर कितनी खलबली पैदा कर देगा? क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा जॉर्ज कि मैं कल से कितनी बदल गई हूँ? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं कितनी खतरनाक हूँ, कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं किस पल क्या कर दूंगी? लेकिन वो एक कार्यकुशल सेक्रेटरी थी। अपने मन में उठते झंझावात को दबाते हुए उसने कामकाजी आवाज में कहा था, वो सैन पाउलो वाली चिट्ठी का क्या जवाब देना है? और फिर 5 दिन और बीत गए थे और रोजमेरी का जन्मदिन आ गया था। दफ्तर में एक खामोश सा दिन था ये। हेयर ड्रेसर के पास जाना, नया काला ड्रेस पहनना, कुशलता से मेकअप करना। विक्टर ड्रेक ने जो कहा था वो सच था, उसके अंदर रहम वाकई बिल्कुल नहीं था। और फिर बाद में जब वो मेज़ के दूसरी तरफ रोजमेरी बार्टन के विकृत नीले पड़ गए चेहरे को एकटक देख रही थी, तब भी उसे उससे कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब 11 महीने बाद रोजमेरी बार्टन के बारे में सोचते हुए अचानक उसे डर सा लगने लगा था। अध्याय 3। एंथनी ब्राउन माथे पर बल डाले रोजमेरी बार्टन के बारे में सोचते हुए शून्य में देख रहा था। वो बहुत ही बेवकूफ़ था कि उसने रोजमेरी के साथ ताल्लुक़ रखा था। ये ठीक था कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही बेवकूफ़ भी थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो उसके मोह में फंस गया था। खुशकिस्मती की बात ये थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस पर उसे पछताना पड़े। रोजमेरी के साथ बातें करते ही उसके प्रति उसका आकर्षण कम हो गया था, लेकिन फिर भी उसने मज़ा पूरा उठाया था और रोजमेरी ने भी। वो नाचते हुए उसे जिस तरफ भी ले जाता था, सारे मर्द टकटकी बांधे उसे देखने के लिए उधर ही मुड़ जाते थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, हर कोई उसका साथ पाने के लिए लालायित रहता था।
और किसी को भी उसका साथ पाकर अच्छा महसूस होता, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उससे बात ना की जाती। एंथनी ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि उसकी रोजमेरी से शादी नहीं हुई थी। हाँ, ये अलग बात थी कि वो कुछ दिन के लिए उसके मोह में पड़ गया था। सारा टाइम उसके आगे पीछे घूमता, उसको फ़ोन करता, उसके साथ डांस करता। वो उसे लेकर अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह बेवकूफ़ बना रहा था। उस हैरान कर देने और ना मानने लायक दिन तक। वो वाहियात दिन उसे अच्छी तरह से याद था। उसे याद था कि रोजमेरी कैसी लग रही थी उस दिन। भूरे लाल बालों की एक लट उसके कान पर झूल रही थी, उसकी झुकी हुई पलकें, और उसमें से छनकर आती उसकी गहरी नीली आंखों की चमक, उसके कोमल लाल होंठ, जिनको बड़ी ही अदा से घुमाते हुए उसने कहा था, एंथनी ब्राउन अच्छा नाम है। एंथनी ने हल्के अंदाज में कहा था। हाँ, पुराना और शरीफ। सम्राट हेनरी द 8 के राजमहल में एंथनी ब्राउन नाम का एक बड़ा अफसर था। क्या तुम्हारा कोई पूर्वज था? रोजमेरी ने पूछा। पक्का नहीं कह सकता, मैं साम्राज्य वाली ब्रांच से हूँ, एंथनी ने कहा। ओह, तो इससे ये बात साफ हो जाती है। क्या बात साफ हो जाती है रोजमेरी? बहुत कुछ मिस्टर एंथनी ब्राउन। तुम बार बार मेरा नाम क्यों ले रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है। मैंने कहा था ना कि ये बड़ा अच्छा नाम है, और टोनी मॉरेली से तो काफ़ी बेहतर है। रोजमेरी की ये बात सुनकर एंथनी जैसे जड़ हो गया था। एक पल के लिए तो वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने अपनी मजबूत पकड़ से उसकी बाँह पकड़ी और बोला, ये नाम तुम्हें कहाँ से पता चला? उसकी आवाज़ सख्त थी और धमकाने वाली भी। रोजमेरी अपनी बात के असर से खुश होकर जोर से हंस पड़ी। कितनी बेवकूफ़ थी वो। हंसो मत रोज, ये बताओ तुम्हें ये नाम बताया किसने? किसी ऐसे आदमी ने जो तुम्हें पहचानता है। मेरे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। बताओ मुझे कि वो कौन था। मेरा एक बदनाम कजिन है, विक्टर ड्रेक उसका नाम है, लेकिन मैं तो इस नाम के आदमी से कभी नहीं मिला। मेरे ख्याल से जब तुम उसे जानते थे तब वो इस नाम से काम नहीं लेता था, ताकि उसके परिवार की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब एंथनी सब कुछ समझ गया। उसने धीरे से कहा, ओह समझा, तुम्हारा मतलब है वो मुझसे जेल में मिला था। हाँ, मैं विक्टर को रायट एक्ट पढ़कर सुना रही थी, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो हंसा और मुझसे बोला, माय डियर कजिन, तुम खुद भी कभी ज्यादा सावधान नहीं रही हो। मैंने उस रात तुम्हें कैद काट कर आए एक आदमी के साथ नाचते हुए देखा था। वो शायद तुम्हारे सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड्स में से एक है। फिलहाल वो अपने आप को एंथनी ब्राउन कहता है, लेकिन जेल में वो टोनी मॉरेली था। एंथनी ने हल्की आवाज में कहा, मुझे अपने इस पुराने दोस्त के साथ फिर से जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। कहाँ है वो अभी? रोजमेरी ने बड़ा ही मजे लेते हुए इनकार में सिर हिलाया और बोली, अब तो बहुत देर हो चुकी है। उसे साउथ अफ्रीका भेज दिया गया है। वो कल ही जहाज से निकला है। ओह समझा, तो सिर्फ एक तुम हो जिसे मेरा राज मालूम है। रोजमेरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं ये बात किसी को बताऊंगी नहीं। बेहतर होगा कि ना ही बताओ, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। रोजमेरी, तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को काट छील दिया जाए? इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक लड़की की खूबसूरती को बिगाड़ने जैसी हरकत पर ही रुकते नहीं। मार दिए जाने जैसी भी कोई चीज़ होती है, और ऐसा सिर्फ किताबों और फिल्मों में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो टोनी? चेतावनी दे रहा हूं, और इस चेतावनी को अच्छी तरह से समझ लो। ये भूल जाओ कि तुमने कभी टोनी मॉरेली का नाम सुना भी था। समझ गई? लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा टोनी। मैं बहुत ही खुले विचारों की हूँ। मेरे लिए तो एक अपराधी से मिलना बड़ी ही थ्रिलिंग बात है। तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की कितनी बेवकूफ थी। एंथनी ने उसे रुखाई से देखते हुए सोचा, पता नहीं उसने इसे कैसे पसंद किया था। उसने फिर से सख्ती से कहा, मैं जो कह रहा हूं उस बात पर ध्यान दो रोजमेरी। टोनी मॉरेली को भूल जाओ, और आज के बाद इस नाम को दोबारा कभी अपनी जुबान पर मत लाना। वो अपने मन में अच्छी तरह से समझ गया था कि अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। इस लड़की के चुप रहने पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब भी उसका मन करेगा वो कहीं भी किसी के भी आगे कुछ भी बक सकती थी। रोजमेरी उसके ख्यालों से बेखबर मुस्कुरा रही थी। इतने क्रूर मत बनो एंथनी। अगले हफ्ते मुझे जायरोस लेकर चलना डांस के लिए। मैं उस वक्त यहाँ नहीं होऊंगा रोजमेरी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओह,
लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी से पहले तुम कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ। देखो, ना मत करना। मैं इतने दिन से बीमार थी फ्लू के कारण, और अभी भी मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। अब इस बात पर एंथनी ब्राउन बड़ी ही आसानी से अड़ सकता था। वो सब कुछ छोड़कर उसी वक्त वहां से जा सकता था, लेकिन तभी उसने एक खुले दरवाजे में से आयरिस को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। एकदम सीधी और इकहरी, पीले चेहरे और काले बालों और सलेटी आंखों वाली, रोजमेरी से बहुत कम सुंदर, लेकिन ऐसे चरित्र वाली जो रोजमेरी का कभी हो ही नहीं सकता था। और उस वक्त एंथनी को वैसा ही महसूस हुआ जैसा रोमियो को जूलियट को देखने के बाद रोजलिन को याद करके हुआ था। और फिर एंथनी ब्राउन ने अपना इरादा बदल दिया। अध्याय 4। स्टीफन फैराडे। स्टीफन फैराडे रोजमेरी के बारे में सोच रहा था, उसी ताज्जुब के साथ जो रोजमेरी का ख्याल हमेशा उसके मन में जगाता था। आमतौर पर जब भी उसे रोजमेरी का ख्याल आता था, वो उसी वक्त उसे दूर भगा देता था। लेकिन ऐसे पल भी होते थे जब वो इस तरह से उसके ख्यालों से परे नहीं हटती थी, क्योंकि वो मौत के बाद भी उतनी ही जिद्दी थी जितनी वो जिंदा रहते हुए थी। रेस्टोरेंट में देखे हुए उस सीन को याद करके स्टीफन का पहला रिएक्शन हमेशा एक सा होता था, एक तेज बेकाबू कंपकपी। आज भी उसकी यही प्रतिक्रिया हुई थी जब उसने उस दृश्य को याद किया था। फिर उसकी सोच और पीछे चली गई थी, जब रोजमेरी जिंदा थी, मुस्कुराती हुई, सांस लेती हुई, उसकी आंखों में झांकती हुई। कितना बेवकूफ, कितना बड़ा बेवकूफ रहा था स्टीफन फैराडे। ये सब हुआ कैसे था वो सीधे सीधे समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा था जैसे उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक बड़ा वाला हिस्सा पूरी तरह से बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ने का, और दूसरा एक शॉर्ट टर्म अजीब से पागलपन का। दोनों हिस्से एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते थे। अपनी सारी योग्यता, चालाकी और समझदारी के बावजूद स्टीफन में ये देख पाने की समझ नहीं थी कि हकीकत में ये दोनों हिस्से आपस में पूरी तरह से सही बैठते थे। बहुत छोटी उम्र से ही स्टीफन ने अपने जीवन में सफल होने की ठान ली थी, और तकलीफों और थोड़े शुरुआती नुकसान के बावजूद भी वो सफल हुआ था। वो इच्छा शक्ति में यकीन रखता था। इंसान जो भी करने का इरादा रखता है वो उसे हासिल कर सकता है, ऐसा उसका मानना था। फीकी रंगत वाला एक 7 साल का छोटा सा लड़का जीवन में बहुत ऊंचा उठना चाहता था, और वो पहले से ही जानता था कि इस काम में उसके माता पिता जरा भी मददगार साबित नहीं होंगे। उसकी माँ ने अपनी हैसियत से नीचे शादी की थी, जिसके लिए वो पछताती भी थी। उसका बाप एक मामूली मिस्त्री था, चालाक, धूर्त और कंजूस, और उसकी पत्नी यानी स्टीफन की माँ और स्टीफन दोनों ही उससे नफरत करते थे। लेकिन अपनी डांवाडोल, दिशाहीन और हर पल बदलते मूड वाली माँ को स्टीफन एक पहेली की तरह कभी समझ नहीं पाता था। उस एक दिन तक जब उसने उसे मेज के एक किनारे पर लुढ़के हुए पाया था। यूडी कलोन की एक खाली बोतल उसके हाथ से नीचे गिरी हुई थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि पीना उसकी माँ के बदलते मूड का कारण था। वो कभी बियर या शराब नहीं पीती थी, और स्टीफन को कभी एहसास नहीं हुआ था कि यूडी कलोन का ताल्लुक उसके सिरदर्द के अलावा किसी और चीज़ से भी था। उस एक पल में ही वो समझ गया था कि उसे अपने माँ बाप से प्यार नहीं था, और उसके माँ बाप को भी उससे प्यार नहीं था। वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटा था, चुपचाप रहने वाला। उसे हकलाने की आदत भी थी। उसका बाप उसे नैम्बी पैम्बी यानी कमज़ोर कहकर बुलाता था। एक अच्छा लड़का, घर में किसी को तंग ना करने वाला। उसका बाप हल्ला गुल्ला करने वाले बच्चे को ज़्यादा पसंद करता। वो अक्सर कहता था, मैं तो इसकी उम्र में हर वक्त शरारत करता रहता था। और इसी तरह के माहौल में पलते बढ़ते, चुपचाप अपने मन में दृढ़ होते इरादों के साथ स्टीफन ने अपने जीवन की रूपरेखा तय की थी। वो अपनी इच्छा शक्ति के सहारे हर काम में ज़रूर सफल होगा। पहले इम्तिहान के रूप में उसने अपने हकलाने की आदत पर काबू पाने का निश्चय किया था। उसने पहले धीरे बोलने की प्रैक्टिस की, शब्दों के बीच हल्के से अटकते हुए। समय के साथ उसकी कोशिश रंग लाई और उसका हकलाना बंद हो गया। स्कूल में वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता था, क्योंकि वो जानता था कि शिक्षा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचा देती है। जल्दी ही उसके टीचर्स भी उसमें दिलचस्पी लेने लगे और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। स्कूल के अधिकारियों ने उसके माता पिता से संपर्क किया
क्योंकि इस लड़के में काफ़ी टैलेंट था और मिस्टर फैराडे को अपने बेटे की शिक्षा में पैसा लगाने के लिए आखिरकार जैसे तैसे मना लिया गया। 22 साल की उम्र में स्टीफन ऑक्सफर्ड से अच्छी खासी डिग्री लेकर लौटा, एक अच्छे और सरस वक्ता की शोहरत और लेख लिखने की योग्यता के साथ। उसने कुछ काम के दोस्त भी बना लिए थे। पॉलिटिक्स उसे अपनी तरफ खींचती थी। उसने अपने शर्मीलेपन और दब्बूपन पर काबू पाना सीख लिया था। अब लोग उसे देखकर कहते थे, ये लड़का बड़ी दूर तक जाएगा। लिबरल पार्टी की तरफ झुकाव होने के बावजूद भी स्टीफन जानता था कि कुछ टाइम के लिए तो लिबरल पार्टी खत्म ही हो चुकी थी, इसीलिए वो लेबर पार्टी के साथ जुड़ गया। जल्दी ही वो एक उभरते हुए नेता के रूप में जाना जाने लगा था। लेकिन लेबर पार्टी से स्टीफन को संतोष नहीं हुआ। उसे वो पार्टी रूढ़िगत विचारों में जकड़ी हुई लगती थी। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी उभरते हुए युवा लोगों की तलाश में थी। उनको स्टीफन फैराडे पसंद था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो लोग चाहते थे। उसने एक मजबूत कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और थोड़े से बहुमत से जीत भी गया। इससे उसे हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह मिल गई। अब उसका कैरियर शुरू हो चुका था और वो अपनी सारी योग्यता इसमें लगा सकता था। उसने कसम खाई कि वो एक दिन कैबिनेट में जरूर शामिल होगा। लेकिन जल्दी ही उसका मोह भंग हो गया। मुश्किल से जीते हुए चुनाव ने उसे मशहूर तो कर दिया, लेकिन अब वो एक ढर्रे में बंध गया, एक जत्थे की मामूली सी इकाई, और पार्टी के आदेश का गुलाम बनकर रह गया। उसमें योग्यता तो थी, लेकिन इन कामों के लिए योग्यता के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, और वो था रसूख। अब उसने शादी के बारे में सोचना शुरू किया। उसके मन के किसी कोने में एक आकर्षक औरत की धुंधली सी तस्वीर थी, जो उसके हाथ में हाथ डाले खड़ी होगी, उसके जीवन और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बांटती हुई, जिसके साथ वो अपने विचार और उलझनें बांट सकेगा। एक ऐसी औरत जो वैसा ही महसूस करेगी जैसे वो खुद करता था। एक दिन वो बड़े से स्वागत समारोह में किडरमिंस्टर हाउस गया। ये हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा था। लॉर्ड किडरमिंस्टर अपनी लंबी ऊंची असाधारण पर्सनैलिटी के कारण हर जगह पहचाना जाता था। लेडी किडरमिंस्टर भी काफ़ी मशहूर थी। उनकी 5 बेटियां थीं, जिनमें से 3 खूबसूरत थीं और एक बेटा था जो अभी ईटन में था। 5 बेटियों में से सबसे सादी और साधारण रहने वाली थी अलेक्जेंड्रा हेल। उसकी माँ उससे हमेशा नाराज़ रहा करती थी क्योंकि वो इतनी शर्मीली थी और उसकी माँ के हिसाब से बहुत ही बेढंगी दिखती थी। कुल मिलाकर लड़की बेचैन और नाखुश थी। स्टीफन ने जल्दी ही इस बात को भांप लिया और ये तय कर लिया कि उसे इस मौके का फ़ायदा उठाना ही है। उसने उस पार्टी में अलेक्जेंड्रा से जान पहचान शुरू की और फिर उसके बाद कई हफ्तों तक उससे मिलता जुलता रहा। धीरे धीरे उसने अलेक्जेंड्रा के मन में भी अपनी पैठ बना ली और अलेक्जेंड्रा के माध्यम से उसके माता पिता के मन में भी। 2 महीने बाद उसने अलेक्जेंड्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अलेक्जेंड्रा ने तो तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन स्टीफन फैराडे को पसंद करने के बावजूद उसके घर वालों को इस रिश्ते से एतराज़ था। उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन अंत में अपनी बेटी की जिद को देखते हुए उनको हथियार डालने पड़े। बेमन से उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी और इस तरह अलेक्जेंड्रा कैथरीन हेल ने स्टीफन फैराडे को अपना लिया। सफ़ेद सैटिन और जाली की पोशाक में 6 सहेलियों, 2 सहायकों और आधुनिक शादी के सारे तामझाम के साथ हनीमून के लिए वो लोग इटली गए और वेस्टमिंस्टर में एक छोटे से सुंदर घर में वापस आ गए। इसके तुरंत बाद ही सेंड्रा की माँ का देहांत हो गया। माँ ने बेटी के लिए गांव में एक क्वीन एंड मैनर घर छोड़ा। शादीशुदा जवान जोड़े के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टीफन नए जोश से अपने राजनीतिक जीवन में रम गया। सेंड्रा ने हर तरह से उसकी मदद की। कई बार तो स्टीफन ये सोचकर यकीन ही नहीं कर पाता था कि किस्मत ने उसका कितना साथ दिया था। प्रभावशाली किडरमिंस्टर परिवार के साथ जुड़े रिश्ते ने उसका अपने कैरियर में ऊंचा उठना पूरी तरह से तय कर दिया था। अक्सर टेबल के दूसरी ओर बैठी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए वो मन में बहुत ही खुशी महसूस करता कि वो उसके लिए कितनी अच्छी मददगार साबित हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो हमेशा कल्पना किया करता था। उसे उसके सिर और गर्दन का आकार पसंद था, उसकी समतल भवें, उज्ज्वल ऊंचा माथा, गरुड़ जैसी गर्वीली नाक और अच्छा स्वभाव। वो पूरी तरह से एक आदर्श हमसफर थी। अब स्टीफन का जीवन बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा था जैसा वो चाहता था। वो 30 से बस 1-2 साल ज्यादा ही था
और अभी से सफलता उसकी मुट्ठी में कैद थी। और तभी एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ 2 हफ्ते के लिए सेंट मॉरिट्स गया और वहां होटल के लाउंज के दूसरे सिरे पर उसने रोजमेरी बार्टन को देखा। उस एक पल में उसे क्या हुआ वो कभी समझ नहीं पाया। पहली नज़र में ही वो पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया। ये एक जबरदस्त ढंग का दीवानगी भरा प्यार था, किशोरों की तरह किया जाने वाला। अब वो ना ठीक से खा पाता था ना सो पाता था। हर समय रोजमेरी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचता रहता था। उसने उससे पहचान बनाई और जल्दी ही वो एक साथ स्कीइंग करने और घूमने जाने लगे। लेकिन स्टीफन इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि इस बात का किसी को भी पता न चल जाए। बार्टन परिवार वहां से फेराडे परिवार से 1 हफ्ता पहले चला गया। तब स्टीफन ने सैंड्रा से कहा कि मॉरिट्स ज्यादा रोमांचक जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें भी अपनी छुट्टी को बीच में ही खत्म कर वापस लौट जाना चाहिए। सैंड्रा आराम से राजी हो गई। लौटने के 2 हफ्ते बाद वो रोजमेरी का प्रेमी बन गया। ये एक अजीब सा उल्लास भरा चहल पहल वाला समय था, उत्तेजना से भरा हुआ। लेकिन ये चला सिर्फ 6 महीने। वो 6 महीने जिनमें स्टीफन बराबर अपने काम पर जाता रहा, अपने चुनाव क्षेत्र में भी गया, संसद में उसने सवाल भी पूछे, कई सभाओं को संबोधित भी किया, सैंड्रा के साथ राजनीति पर चर्चा भी की और मन ही मन सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा और वो थी रोजमेरी। एक छोटे से फ्लैट में दोनों की चोरी छिपे मुलाकातें होने लगीं, जिसमें दोनों बस एक दूसरे में डूब कर रह जाते थे। और फिर एक दिन अचानक स्टीफन फेराडे इस सुंदर ख्वाब से जाग गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ अचानक ही हो गया हो, जैसे किसी ने झिंझोड़कर उसे नींद से जगा दिया हो। मदहोश प्रेमी से अचानक वो फिर से स्टीफन फेराडे बन गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे रोजमेरी से यूं बार बार नहीं मिलना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कभी सैंड्रा को शक हो गया तो उसका पारिवारिक जीवन और राजनैतिक जीवन दोनों को ही खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन भगवान का शुक्र बस इतना था कि सैंड्रा को शक नहीं हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि रोजमेरी के पति को भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था। वो शक ना करने वाले बेवकूफ़ आदमियों में से एक था, उम्र में रोजमेरी से कई साल बड़ा। स्टीफन को अचानक कुछ ध्यान में आया। उसने गोल्फ लिंक के बारे में सोचा। रेत के टीलों के ऊपर चलती ताज़ी हवा, गोल्फ स्टिक लिए पैदल घूमना, स्टिक को घुमाना, फिर टी के ऊपर से एक शॉट मारना, छड़ी के साथ एक छोटा सा शॉट, 4-4 के झुंडों में पाइप पीते हुए मर्द। गोल्फ लिंक में किसी औरत को आने की इजाज़त नहीं होती थी। वो अचानक सैंड्रा से बोला, क्या हम फेयर हेवन चल सकते हैं? मैं थोड़ा गोल्फ खेलना चाहता हूँ, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। सैंड्रा ने हैरानी से उसे देखा और बोली, अगर तुम चाहो तो हम कल ही जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा एस्टलेज को इनकार करना और मंगलवार वाली मीटिंग को कैंसिल करना। लेकिन लॉवेट्स का क्या होगा? अरे उसे भी कैंसिल कर देते हैं ना, कोई बहाना ढूंढ लेंगे, मुझे यहाँ से जाना है। और फिर वो फेयर हेवन पहुँच गए। वहाँ पर सैंड्रा और कुत्तों के साथ छत पर और पुराने 4 दीवारी वाले बगीचे में काफ़ी इत्मीनान भरा वक्त बीता। स्टीफन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी बीमारी से उबर कर ठीक हो रहा हो। जब उसने रोजमेरी की राइटिंग को देखा था तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने रोजमेरी को कह रखा था कि उसे कोई खत ना लिखे, ये बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन फिर भी रोजमेरी ने उसे खत लिखा था। उसने खत को स्टडी में ले जाकर गुस्से में लिफाफे को फाड़कर खोला। उसमें सिर्फ पन्ने ही पन्ने थे। जैसे जैसे वो उनको पढ़ता गया, रोजमेरी का पुराना जादू फिर से उस पर छाने लगा। रोजमेरी उसे पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करती थी। पूरे 5 दिन तक उसे ना देख पाना वो सहन नहीं कर पा रही थी। स्टीफन मुस्कुराया और उसने गहरी सांस ली। वो बेवकूफ़ी भरा मजाक उस समय का जब उसने रोजमेरी के लिए एक मर्दों वाला चित्तीदार गाउन खरीदा था जो रोजमेरी को पसंद था, अपनी चित्तियाँ बदलता हुआ चीता। और तब उसने कहा था, लेकिन तुम अपनी खाल मत बदलना डार्लिंग। उसके बाद से वो उसे चीता यानी लेपर्ड कहकर बुलाने लगी थी और वो उसे अपनी ब्लैक ब्यूटी कहकर बुलाता था। ये सब बहुत ही बेवकूफ़ाना था, एकदम बेवकूफ़ी भरा। रोजमेरी को ये चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्हें होशियार रहना होगा। सैंड्रा ऐसी औरत नहीं थी जो ये सब बर्दाश्त कर लेती। अगर उसे एक बार भी आभास हो जाता तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। चिट्ठियाँ लिखना खतरनाक था। उसने रोजमेरी से ये बात कही भी थी। उसके शहर वापस आने तक आखिर वो इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती थी? 2-3 दिन बाद तो वो उसे मिल ही लेता। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक और खत रखा था।
इस बार स्टीफन ने मन ही मन गाली दी। उसे लगा जैसे सैंड्रा की नजरें एक पल के लिए उस खत पर रुकीं, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। ईश्वर का शुक्र था कि वो ऐसी औरत नहीं थी जो किसी आदमी से उसके खतों के बारे में पूछती। नाश्ते के बाद स्टीफन कार में 8 मील दूर बाजार तक गया। गांव से टेलीफोन करना ठीक नहीं रहता। रोजमेरी से उसने फोन पर बात की। हेलो रोजमेरी, तुम चिट्ठियां क्यों लिख रही हो? अब आगे और मत लिखना, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ओह स्टीफन डार्लिंग, तुम्हारी आवाज सुनकर कितना अच्छा लगा। क्या तुम्हें मेरा खत पसंद आया? क्या उससे तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ? मैं हर पल तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ डार्लिंग। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करते हो? हाँ करता हूँ, लेकिन ये सब बातें फोन पर नहीं। तुम कितने बोरिंग हो डार्लिंग, हर टाइम सतर्क रहते हो। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ रोजमेरी। मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, मैं ये सह नहीं सकता। ओह ये सब छोड़ो स्वीट हार्ट, ये बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? मंगलवार को। तो हम फ्लैट पर मिलेंगे बुधवार को। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम कोई बहाना करके आज नहीं आ सकते डार्लिंग? कोई भी पॉलिटिकल या कोई ऐसी फालतू की बात बना दो ना। इसका सवाल ही नहीं है रोजमेरी, मैं मंगलवार को ही आऊंगा। 1-2 और इधर उधर की बातें करने के बाद फोन बंद हो गया। स्टीफन फैराडे के मन में अब चिंता पैदा होने लगी थी। ये औरतें इतनी लापरवाह क्यों होती हैं? उसे और रोजमेरी को भविष्य में ज्यादा सावधान रहना होगा, अपना मिलना जुलना भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। वो और बिजी होता चला गया था और रोजमेरी को पहले जितना टाइम दे पाना अब उसके लिए संभव नहीं था। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि रोजमेरी ये सब समझती ही नहीं थी। उसे स्टीफन के काम में या उसके कैरियर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ यही चाहती थी कि वो उसके पास बैठा रहे और बार बार सुबह शाम ये दोहराता रहे कि वो उसे प्यार करता था। जब स्टीफन उसे ये कहता कि उन्हें अब मिलना जुलना थोड़ा कम कर देना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती, उसे उलाहने देने लगती। अब तुम मुझे वैसे प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे। याद है एक दिन तुमने कहा था अगर हम एक साथ मर गए तो कितना अच्छा होगा। और तुम्हें याद है एक दिन तुमने कहा था कि हम एक गाड़ी लेकर रेगिस्तान में चले जाएंगे। वहां सिर्फ सितारे होंगे और ऊंट होंगे और हम दुनिया की हर चीज को भूल जाएंगे। स्टीफन को अब महसूस होने लगा था कि रोजमेरी के प्यार में पड़कर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। और फिर एक दिन रोजमेरी ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो बुरी तरह से डर गया। उसने कहा, लेपर्ड डार्लिंग, कभी कभी मुझे लगता है कि हम कितने बेवकूफ हैं जो इस लुका छुपी के खेल को ऐसे जारी रखे हुए हैं। चलो हम ये खेल बंद कर देते हैं और एक साथ कहीं चले जाते हैं। जॉर्ज मुझे तलाक दे देगा और तुम्हारी बीवी तुम्हें, और फिर हम शादी करके आराम से एक साथ रहेंगे। स्टीफन के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा रोजमेरी। लेकिन मुझे दुनिया की और उनकी बातों की कोई परवाह नहीं है डार्लिंग। मैं रीति रिवाजों को नहीं मानती हूँ। अरे लेकिन मैं तो मानता हूँ। मुझे इन सारी बातों से फर्क पड़ता है। ऐसा करने पर मेरी इतनी बदनामी होगी कि मेरा कैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा डार्लिंग, तुम कुछ और काम कर लेना। और वैसे भी तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? मेरे पास बहुत पैसा है। हम आराम से सारी दुनिया घूमेंगे, दूर दूर की जगहों पर जाएंगे और समुद्र के किनारे रहेंगे। स्टीफन ने रोजमेरी को ऐसी निगाहों से देखा मानो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। ये औरत देखने में जितनी खूबसूरत थी, दिमाग से उतनी ही ज्यादा पैदल। पता नहीं स्टीफन उसके प्यार में ऐसे पागल क्यों हो गया था, लेकिन अब जैसे भी करके उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये पागल रोजमेरी पूरी तरह से उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देगी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, हर संभव कोशिश, लेकिन रोजमेरी समझना चाहती ही नहीं थी। वो इसी बात पर अड़ी रही कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी और स्टीफन को अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना चाहिए। स्टीफन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। एक बेवकूफ औरत के लिए अपने आकर्षण की वजह से वो आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। और फिर अचानक एक धक्के के साथ उसे ये एहसास हुआ कि अगर उसे सैंड्रा को खोना पड़ा तो उसे कैसा लगेगा। गोरे चौड़े माथे और साफ भूरी आंखों वाली सैंड्रा, उसकी प्यारी दोस्त और साथिन, उसकी गर्वीली वफादार पत्नी सैंड्रा। नहीं, वो सैंड्रा को नहीं खो सकता और खोएगा भी नहीं।
उसे कैसे भी करके इस मुश्किल से निकलना ही होगा। किसी भी तरह से रोजमेरी को समझाना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि रोजमेरी और तर्क एक साथ चलते नहीं थे। अक्ल की बातों से रोजमेरी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। स्टीफन के अंदर एक अंधा गुस्सा उमड़ने लगा। आखिर वो किस तरह से इस पागल लड़की को चुप करे, कैसे उसका मुंह बंद रखे। जहर की खुराक के अलावा और कोई भी चीज ये काम नहीं कर सकती थी। उसने कड़वाहट के साथ ये सोचा और फिर उसने तय किया कि वो सही वक्त का इंतजार करेगा और जैसे भी हो इस मुसीबत से बाहर निकलेगा ही। उसके तुरंत बाद ही रोजमेरी को फ्लू हो गया। स्टीफन ने रस्मी तौर पर उसका हालचाल पूछवाया और फूलों का एक बुके भी भिजवाया। अगले हफ्ते वो और सैंड्रा बार्टन फैमिली के साथ रात का खाना खा रहे थे, रोजमेरी के जन्मदिन की पार्टी पर। रोजमेरी ने उससे कहा था, मैं अपने जन्मदिन तक कुछ नहीं करूंगी, नहीं तो जॉर्ज को तकलीफ होगी। वो मेरे बर्थडे की पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो इतना प्यारा है ना, तो पार्टी हो जाने के बाद फिर हम किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। स्टीफन ने एक बार के लिए ये सोचा कि बेरहमी से उसे कह दे कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका था और अब वो उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन इसका नतीजा सोचकर ही उसे झुरझुरी सी आ गई। उसके ऐसा कहने के बाद सिर्फ यही होता कि रोजमेरी बुरी तरह से रोती पीटती जॉर्ज के पास चली जाती या फिर सैंड्रा के पास भी आ सकती थी और फिर वो जो उसके मन में आता वो बकती। अगर सैंड्रा उसकी बात का यकीन ना भी करती तो हो सकता था कि वो चिट्ठियां ले आती जो स्टीफन ने अपने गधेपन में कभी उसे लिखी थी। वो खत सैंड्रा को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी होते और इसीलिए स्टीफन ऐसा नहीं कर सकता था। तो अब उसके सामने सिर्फ एक ही तरीका था, सिर्फ जहर मिली शैंपेन का एक ग्लास ही रोजमेरी को चुप रख सकता था। उस वक्त वाकई उसने ऐसा ही सोचा था। रोजमेरी के शैंपेन के ग्लास में पोटेशियम साइनाइड, उसके ही इवनिंग बैग में रखा पोटेशियम साइनाइड, और फिर मेज के पार से उसकी आंखों से टकराती सैंड्रा की नजरें करीबन 1 साल पहले, और ये सब वो कभी भूल नहीं पाया था। इससे आगे की कहानी के लिए सुने स्पार्कलिंग साइनाइड का भाग 2।